जब यह भाई और बहन एक साथ डेट पर जाने वाले थे। एक हंटर ने उन्हें रोका और तुरंत लड़के को मार दिया, लेकिन किसी वजह से लड़का ठीक हो गया और जिंदा हो गया। हंटर उनकी ठीक होने की क्षमता को जांचने के लिए वहां था। इस वजह से वह दोनों भाई बहन को बार बार मारता रहा, और हर बार जब वह मरते और ठीक होते, हंटर को कुछ एक्सपीरियंस मिला, पॉइंट्स जो उससे लेवल अप करने में मदद करते थे। यह कुछ समय तक चलता रहा, कुछ सालों तक, जब उसने उन्हें किडनैप करके बेसमेंट में बंद कर दिया था। वह अकेला नहीं था जो इन भाई बहन को लेवल अप करने के लिए मारता था। उसने एक गिल्ड बनाया 5 सबसे ताकतवर हंटर्स के साथ, और वह सब इन भाई बहन को लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और देश के सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर्स बन गए। हर हंटर लेवल अप करने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करता था, और कुछ लोग तो उन्हें सिर्फ खत्म करने से भी आगे बढ़ गए थे। लेकिन ये भाई बहन अमर प्रजाति के थे और अनंत रूप से ठीक हो सकते थे, तो उन्हें दर्द सहना पड़ा बार बार मरने का। एक दिन हंटर्स बेसमेंट से चले गए, उन्हें अपने पिंजरे में बंद किए बिना, यह सोचते हुए कि वह हिलने के लिए बहुत कमजोर थे और सिर्फ मरने पर ही ठीक होंगे। उस दिन इन हंटर्स को काम के लिए कहीं दूर जाना पड़ा था, क्योंकि वह मशहूर सबसे ताकतवर हंटर्स थे जिन्होंने एस रैंक्ड डीमन को हराया था। लेकिन उनमें से एक पीछे रुक गया, क्योंकि वह भाई बहन का इस्तेमाल करके कुछ और लेवल्स बढ़ाना चाहता था। इसी बीच बेसमेंट में भाई अभी भी जमीन पर जड़ा हुआ था। लड़की का दिल टूट गया था। उन लोगों ने हर एक हिस्से का इस्तेमाल किया था उसकी बॉडी का, खुद को साफ करने की कोशिश करने के लिए। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बॉडी को तबाह कर दे और ठीक हो जाए तो शायद उसे बेहतर महसूस होगा। अपने भाई को आजाद करने के लिए उसने उन हिस्सों को काट दिया जो उसे जमीन पर जड़े हुए थे। फिर उसकी रीजनरेशन शुरू करने के लिए उसने उसे सीधा दिल पर मारा। अपने भाई को खत्म करने पर लड़की का लेवल बढ़ गया। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। वह लोग इतने समय से ऐसा कर रहे थे और ऐसे ही वह इतने ताकतवर हुए थे। उसकी आंखें पूरी बुराई से भर गईं। उन दोनों को बदला लेना था, और भले ही इसका मतलब वही पाप करना हो, वह यह करने वाली थी। उसका भाई समझ गया कि उसका क्या मतलब था और जवाब दिया, अभी करो। उस अंधेरी और ठंडी जगह में उन्होंने एक दूसरे को हजारों बार मारा, लगभग 10 लाख तक पहुंचते हुए। अब वह एक पूरे अलग लेवल पर थे। जब हंटर बेसमेंट में पहुंचा खेलने के लिए तैयार, उसने कुछ डरावना देखा। वह दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे थे। उसने चिल्लाया कि सिर्फ वह ही ऐसा करने की इजाजत थी, और पलक झपकते ही जब भाई बहन ठीक हुए, उनकी बॉडीज अब ताकतवर थीं। वह बेसहारा कमजोरों वाला रूप चला गया था। अब वह भयानक भेड़ियों की तरह थे, हमला करने के लिए तैयार। वह डर के मारे पीछे गिर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह एक एस रैंक था, देश का गर्व। तो उसने अपने जादुई जानवर को लड़ने के लिए छोड़ दिया। लड़के ने यह पहले देखा था और उसे यकीन था। उसने अपनी बहन को एक तरफ धकेल दिया और उससे कहा कि देखे कि वह कैसे बदल गए थे। उसकी मुद्रा अब बर्फ की तरह ठंडी थी। अब तो एक ड्रैगन की तेज नजर भी उसे डरा नहीं सकती थी। भले ही लड़की अब ज्यादा ताकतवर थी, वह अभी भी डरी हुई थी। जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया था उसके बाद, तो उसके भाई ने उसे एक नाइट की तरह बचाया। एक एस के बीच की लड़ाई, रैंक और एक नए इवॉल्व हुए अमर के बीच बेरहम थी। ताकत और लड़ाई का एक्सपीरियंस काफी नहीं था। जब लड़के ने एस रैंक की पूरी एनर्जी खत्म कर दी, उसने कहा कि तुम्हें सबसे बुरे तरीके से कीमत चुकानी होगी। कई घंटे बीत गए। भाई ने एस रैंक की बॉडी को तबाह किया और ठीक किया, कई बार उससे वह महसूस करवाने के लिए जो उन्होंने सालों तक महसूस किया था। जब दूसरे हंटर्स वापस आए, उन्होंने एक गिल्ड मेंबर को बेसमेंट की छत से बांधा हुआ देखा। उसकी बॉडी पूरी तरह से तबाह थी। वह जिंदा था, लेकिन हीलिंग मैजिक भी उसे बचा नहीं सकता था। हंटर्स के लीडर ने फिर अपने दोस्त को उसकी तकलीफ से आजाद किया और उसे 2 हिस्सों में काट दिया। चिकारा गुस्से में था, लेकिन हारुतो ने बस समझाया कि वह उसे बचा नहीं सकते थे और यह उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए किया गया था। अब पहली चीज बदला लेना था और उन दोनों को इस नाइंसाफी की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना था। इसी बीच शिन और मिनोरी जंगल से भाग रहे हैं। रात में जब तक छोटी बहन और दौड़ नहीं सकती, अपने पैरों में तेज दर्द महसूस करते हुए दोनों ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। और यह सच्चाई कि वह आखिरकार भाग गए थे धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठने लगी। शिन ने मिनोरी के बालों को हल्के से सहलाया। उस नरक से बचने के बाद उसने उसे बचाने का वादा किया। अचानक लड़की अपने भाई की गोद में सो गई। वह जानता है कि वह थकी हुई है। उसने जागते और सावधान रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गिल्ड उनके पीछे कब आएगी। लेकिन नींद उस पर हावी होने लगी और वह जागने के लिए लड़ता है, यह जानते हुए कि वह सो नहीं सकता। अचानक शिन ने जंगल में 2 लोगों को दौड़ते हुए देखा और एड्रेनलिन के झोंके के साथ चौंक कर जाग गया। उसे बुराई की साफ मौजूदगी महसूस होती है, वैसी ही जैसी उन लोगों की थी जिन्होंने उसे सालों तक तकलीफ दी थी। यह मानते हुए कि मिनोरी वहां महफूज रहेगी, वह तेज रफ्तार से निकल पड़ा हमला करने वालों के पीछे। उसने उस बुराई के स्रोत का पीछा किया जब तक वह जंगल के बीच में एक घर तक नहीं पहुंच गया, यह सोचते हुए कि वह जल्दी ही उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेंगे। अचानक एक आदमी उसके पीछे से परछाइयों से बाहर आया और उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। अजीब लोगों का एक ग्रुप दिखा उसे घेरे हुए शाखों के बीच से।
वह सोचता है कि यह आदमी कौन है, क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हमला करने वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उससे फंसा हुआ छोड़ते हुए। कहते हैं कि वह वही आदमी है जिसे वह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें याद है कि एक औरत भी थी। 500 मिलियन सिर्फ एक इंसान को किडनैप करने के लिए। उनके दिमाग में यह एक आसान काम होने वाला था। ग्रुप की मेज ने एक स्ट्रेंथ स्पेल किया अपने साथियों पर, उन्हें ताकत देते हुए, अपनी नई मिली ताकत से उत्सुक। उनमें से पहले ने शिन पर हमला किया, यह सोचते हुए कि काम बहुत आसान है। जब उसने नौजवान को जमीन पर गिरते हुए देखा, उसकी हड्डियां टूटी हुई लग रही थीं। फिर शिन ने बस अपनी गर्दन की हड्डी को वापस जगह पर कर दिया, सबको हैरान छोड़ते हुए, क्योंकि वह जानते थे कि उसे अब तक मर जाना चाहिए था। उसने पूछा कि क्या वह गिल्ड के आदमी थे, लेकिन उन्हें जवाब न देते देखकर उसने फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन थे। अचानक वह गायब हो गया और फिर बगल से हमला करने के लिए दिखा, एक दुश्मन को हैरानी से मारते हुए पेट पर एक मुक्के के साथ। उसके लिए कोई भी जो उसकी तरफ बुराई करता है, चाहे वह कोई भी हो, उसका दुश्मन बन जाता है। 2 मिनट आगे बढ़ा और संभाला उसका बाजू उखाड़ने के लिए, लेकिन शिन ने अपना कटा हुआ अंग पकड़ा और उसे फेंका, निशाने के चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए। जैसे ही उसने एक को गिराया, उसका बाजू ठीक हो गया और उसने तुरंत दूसरे दुश्मन पर हमला करने की तैयारी की, एक ताकतवर मुक्का मारते हुए नए बने हुए बाजू से। उन तीनों को गिराने के बाद उसने देखा कि अब सिर्फ स्टाफ वाली मेज बची थी। वह उसकी ताकत से साफ तौर पर डरी हुई थी और पर्पल लाइट नाम का एक जादू किया, उससे सीधा मारते हुए। चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, वह मैजिक बीम की टक्कर से बच नहीं सकता। लेकिन उसकी हैरानी के लिए शिन तुरंत बाद उठ गया, बिना एक भी खरोंच के। उसकी रीजेनरेशन से हैरान होकर मेज ने और जादू करना शुरू कर दिया, उस पर और पर्पल बीम्स छोड़ते हुए। लेकिन वह बस उठता रहता है, नुकसान से बेपरवाह। जिस पल उसने भागने की कोशिश की, उसने उसे जाने नहीं दिया। शिन उसके पीछे गया और सभी दुश्मनों को पेड़ों पर लटकाने के बाद उसने उनमें से एक के कपड़े चुरा लिए। उसने उनकी जान बख्शने का फैसला किया और फिर अपनी बहन की देखभाल करने वापस आया। उसने उसे जगाने के लिए माफी मांगी। मिनोरी ने पूछा कि उसे वह कपड़े कहाँ से मिले। शिन ने झूठ बोला, कहते हुए कि एक अच्छे इंसान ने उसे दिए थे और उसकी बहन खलुश है, वह उसके लिए भी कपड़े लाया था और वह बहुत उत्सुक हो गई। अब जब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे, उन्होंने कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अमर भाई बहन अपनी आजादी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शिन का मानना था कि अगर वह थोड़ा और आगे जाएंगे तो गिल्ड उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। उन्होंने एक झरने के नीचे आराम करने का फैसला किया और गिरते हुए पानी के पीछे आग जलाई। वह उन दोनों के लिए खाना लाया था और वह अपनी ताकत वापस पा सके। मर्सनरीज हथियार और इमरजेंसी रेशंस लिए हुए थे जो उसने ले लिए थे, लेकिन उनके पास कोई काम की जानकारी नहीं थी। शिन ने अपनी बहन से कहा कि वह टावर जा रहा था जानकारी इकट्ठी करने और कुछ जरूरी सामान लेने, माइनोरी से अच्छे से छुपने को कहते हुए। जब वह शहर पहुंचा, वह हैरान था कि सब कुछ कितना टेक्नोलॉजिकल था। उसने एक इक्विपमेंट बेचा जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला, उससे बहुत सारा सामान खरीदने की इजाजत देते हुए। उसने जो पैसा कमाया था उससे वह आखिरकार अपनी बहन को खिला सकता था। उसने सोचा कि अब क्या करे। आखिर एबे उन सब में सबसे कमजोर था और दूसरे कहीं ज्यादा मॉन्स्टर जैसे थे। उसे उनकी कमजोरियां ढूंढनी थी, यह पक्का करने के लिए कि वह उन सबको नरक में घसीट सके। आसमान में उसने एक एयरशिप को खबर ब्रॉडकास्ट करते हुए देखा कि एस रैंक हंटर एब टारू मर गया था। कीरा लाइव बोल रहा था, कहते हुए कि उसका दोस्त जो हमेशा उनकी मदद करता था, उससे बेरहमी से तकलीफ दी गई थी और मार दिया गया था। उसने घोषणा की कि वह उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उसकी जान ली थी। उसने फिर ब्रॉडकास्ट पर किर्यू, शिन और मिनोरी के चेहरे दिखाए आम लोगों में गुस्सा भड़काने के लिए। अब वह समझा, पहले वाले दुश्मनों को उन्हें किडनैप करने के लिए हायर किया गया था। ब्रॉडकास्ट के दौरान हरूटो ने शिन को सीधा संबोधित किया, कहते हुए कि उसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे और छुपना बेकार था क्योंकि वह उसे ढूंढ लेंगे। खबर ने लोगों में बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया, जो अब दोनों भाई बहन को खत्म होते हुए देखना चाहते थे एबी का बदला लेने के लिए। वह उन अपराधियों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उनके हीरो को मारा था। शिन को एहसास हुआ कि कीरा अपना खुद का जुर्म छुपा रहा था और उसे एक फर्ज महसूस हुआ उससे अंडरवर्ल्ड में घसीटने का। सीन पास्ट में चला गया, किर्यू भाई बहन के भागने से कुछ दिन पहले। चिकारा एक आदमी को मुक्का मार रहा था, कोई अच्छी जानकारी न लाने की वजह से, उससे बेकार कहते हुए। आया ने कहा कि उनका लेवल पहले ही काफी बढ़ गया था और अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। सैया बहुत चिंतित था कि जो कुछ उन्होंने किर्यू भाई बहन के साथ किया था वह सामने आ जाएगा। हरूतो ने उसे शांत किया, कहते हुए कि वह दुनिया को उन्हें घिनौने अपराधियों के रूप में दिखाएगा, ऐसा होने से रोकने के लिए। वह जानता था कि कोई भी भागे हुए लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेगा जिनके सर पर 500 मिलियन का इनाम था। कोंगू ने इसे एक प्लान समझा, उन्हें जिंदा भागने देने का जो कुछ उन्होंने टारो के साथ किया था उसके बाद। गुस्से में उसने कहा कि वह उन्हें माफ नहीं कर सकता अपने साथी एब को तकलीफ देने के लिए। वह यह पक्का करना चाहता था कि वह उन दोनों को पकड़े और उन्हें ऐसा नरक दिखाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
आया समझी कि वह कैसा महसूस कर रहा था, लेकिन कहा कि तारू उन सब में सबसे कमजोर था, इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया था। गुस्से में कोंगू ने मेज को मुक्का मारने की कोशिश की अपने मरे हुए साथी के बारे में बुरा बोलने के लिए, लेकिन जादुई बंधन दिखाई दिए उसके हमले को रोकने के लिए। जिस मेज ने जादू किया था उसने उसे शांत होने को कहा, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि भाई बहन उनके लिए कोई असली खतरा थे। लेकिन कोंगू के लिए यह बदले की बात थी, डर की नहीं। बहस खत्म हो गई जब कीरा ने उन्हें रोका। टरू के खून में एक मैसेज लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि वह उन सबको खत्म कर देंगे। इसका मतलब था कि भाई बहन अभी भी उन्हें निशाना मानते थे। हरुतो ने सबको घबराने से मना किया, क्योंकि वह जानता था कि जिज्ञासु लोग जल्दी ही दिखाई देंगे। दुनिया उनके साथ थी, क्योंकि उनके नाम, चेहरे और इनाम सबको बता दिए गए थे। उन दोनों के बारे में जानकारी जल्दी ही सामने आने वाली थी। जब कोंगू ने बहस करने की कोशिश की, हरुतो ने कहा कि घबराने से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वह दुनिया भर में मशहूर हीरोज थे। उन्होंने हेल लॉर्ड्स का सामना करने के लिए तैयारी करनी थी और अभी आराम करेंगे, क्योंकि वह सब थके हुए थे। लेकिन चिकारा आराम नहीं कर सका। उसके अंदर इतनी नफरत उबल रही थी। उसने उन दोनों को ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्हें खत्म करने का। इसी बीच झरने पर दोनों भाई बहन एक साथ थे। मिनोरी वहां बहुत अच्छे से सोई थी, क्योंकि इल्यूजन मैजिक ने उसे शांति से सोने दिया था, किसी भी खतरे से अनजान। आराम करने के बाद वह जानते थे कि जाने का समय हो गया था, क्योंकि एक जगह पर ज्यादा देर तक रहना खतरनाक था। उसने मिनोरी को चेताया कि अब वह अपराधी थे। उनके चेहरे हर शहर में जाने जाते थे और उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। तो उसने मास्क पहनने का आइडिया सोचा अपने चेहरे छुपाने के लिए, भले ही इससे उनकी देखने की क्षमता थोड़ी कम होती। किरयू भाई बहन ने मास्क पहने और देखा कि वह अच्छे से काम करते थे, भले ही उन्हें दुश्मनों का सामना करना पड़े। जब वह जा रहे थे, मिनोरी ने शिन से पूछा कि क्या उनकी कोई मंजिल थी, और उसके भाई ने पक्का किया कि उसने एक तैयार की थी। वैसे वे एक डंजन में जा रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो असली दुनिया से अलग थी और एक गेट के पीछे छिपी हुई थी, जहां आम दुनिया के कानून लागू नहीं होते थे। ये ऐसी जगह थी जहां आम लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। डंजन का इलाका पार करना मुश्किल था, लेकिन उसी समय छुपने के लिए बिल्कुल सही था। उस गाइड के मुताबिक जो उसने शहर में खरीदा था, पहाड़ की चोटी पर एक जहरीली दलदल थी। एक खतरनाक इलाका होने की वजह से हंटर्स वहां उन्हें ढूंढने के लिए शायद ही कभी जाएंगे। इससे एकदम सही बेस बनाते हुए जल्दी ही उन्हें इलाके का जादुई गेट मिला। चाहे कुछ भी हो, वह एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। वह पोर्टल में कूद गए। पहुंचने पर वह हैरान रह गए देखकर कि वह दलदल सच में जहरीला लग रहा था। भले ही यह ऐसी जगह थी जहां जहर की वजह से कोई और नहीं आ सकता था, फिर भी उन्होंने होशियार रहने का फैसला किया। आखिर एक हंटर जहर से बचने की दवा इस्तेमाल कर सकता था और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर सकता था। उसी पल उसने एक पौधे पर कदम रखा, जो उसके दिमाग में घुस गया। उसने तुरंत अपनी बहन को चेताया कि अगर उसने बेलों पर कदम रखा तो बीज बाहर निकलेंगे, क्योंकि यह जगह जालों से भरी थी। जैसे ही वह समझी कि वह आराम नहीं कर सकते, उसने थोड़ा आगे किसी चीज की तरफ इशारा किया। एक बड़े सफेद भेड़िए और एक बड़े काले भेड़िए को देखकर भाई बहन हैरान रह गए। उसने अपनी बहन से कहा कि वह मॉन्स्टर्स की चिंता न करे, क्योंकि वह उन्हें संभाल लेगा। वह उन क्रीचर्स की तरफ भागा और ऊंचा उछलकर भेड़ियों की पीठ पर चढ़ गया। उसने इतनी ताकत से मुक्का मारा कि ब्लैक वुल्फ आसानी से टूट गया, लेकिन सफेद भेड़िए ने उसके आधे शरीर को खा लिया। मिनोरी जम सी गई, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया, भले ही वह डर गया था। एक डंजन मॉन्स्टर होने की वजह से उस क्रीचर की रफ्तार और ताकत अलग ही लेवल की थी। आबे तेरू और उसके चिमेरा से भी ज्यादा ताकतवर। मिनोरी ने एक जादू किया अपने भाई को बचाने के लिए। यह एक ऐसा जादू था जिसने उसके कटे हुए हाथ और पैरों को खुद ब खुद चलने पर मजबूर कर दिया मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए। दोनों कटे हुए हाथों ने भेड़िए का मुंह जबरदस्ती खोल दिया, उसके दांत दिखाते हुए। जैसे ही उसका मुंह पूरा खुला, वह क्रीचर की तरफ लपका। वह उसके आर पार निकल गया और लड़ाई खत्म कर दी। थका हुआ वह हाँफ रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहन चिंता में पड़ गई। भले ही उसने लड़ाई सफलता से खत्म कर दी थी, लेकिन वह साफ तौर पर थका हुआ लग रहा था। उसका मानना था कि वह ताकत जो उसने भेड़िए को हराने के लिए इस्तेमाल की थी, वह सिर्फ मिनोरी के जादू की वजह से ही आई थी। अपने शरीर में लाल बिजली दौड़ती देखकर उसने कहा कि यह कितनी काम की चीज थी, क्योंकि इसने उसे जीतने में मदद की थी। इसी बीच कहीं और भाई बहन के भागने के 1 महीने बाद कोंगू ने एक बड़ा पत्थर उठाया, जबकि उसके आदमी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। उसने पूरी ताकत से पत्थर फेंका और नीले वाइवर्न्स को हरा दिया। फिर वह एक और पर लपका और उससे पहले ही उस पर हमला कर दिया। उसने उसका पंख बेरहमी से फाड़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए उसका लेवल बढ़ गया। कोंगू से जैसा उम्मीद थी, उसने वाइवर्न्स को बहुत आसानी से हरा दिया। बाद में एक गुफा में खाना खाते हुए कोंगू ने पूछा कि भाई बहन कहाँ थे। उसके आदमियों ने उससे कहा कि जल्दी न करे, क्योंकि अफवाहें थीं कि सभी हंटर्स उन्हें बेचैनी से ढूंढ रहे थे इनाम की वजह से। फिर एक आदमी ने कुछ और जरूरी बात कही। उसने एक दोस्त से सुना था कि वह लड़का अब मास्क पहनता था। कुछ दिन पहले यह दोस्त जो जहरीला डंजन साफ करने गया था, उसने किरयू शिन को एक जहरीला सांप खाली हाथों से हराते हुए देखा था। एक जहरीला सांप एक ए रैंक मॉन्स्टर है, जिसका जहर एक हाथी को भी मार सकता है। उनमें से कोई भी सोच नहीं सकता था कि एक इंसान ऐसे क्रीचर को हरा सकता है। चिकारा को यह अजीब लगा कि इतना ताकतवर योद्धा मौजूद था जिसके बारे में वह नहीं जानता था।
यह बात कि किसी ने एक ए रैंक सांप को खाली हाथों से हरा दिया था उससे इस मास्क्ड आदमी से मिलने के लिए उत्सुक कर दिया। वह अपनी बात का पक्का था। उस आदमी ने बताया कि यह घटना 3 दिन पहले हुई थी और वह लड़का अभी भी डंजन में ही होगा। यह जानते हुए कि यह एक बंद और खतरनाक जगह थी, एक आदमी ने कोंगू से बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा एक मुक्का था। फिर उसने घोषणा की कि वह तुरंत जहरीली दलदल में जाएंगे। चिकारा उत्सुक था उस मास्क्ड आदमी को ढूंढने के लिए। डंजन में वापस हीरो को कुछ महसूस होता है। चौंक कर वह पोर्टल को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, एक मौजूदगी को करीब आते हुए महसूस करते हुए। उसे यकीन था कि यह कोंगू है। जब वह कहता है कि वह उससे मिलने जा रहा है, मिनोरी उससे रुकने की भीख मांगती है, लेकिन हमारा हीरो उससे शांत होने को कहता है, यह समझाते हुए कि अब वह भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। यह सबसे अच्छा मौका था उस जालिम से बदला लेने का। उसने अपनी बहन से कहा कि इतनी चिंतित न दिखे, उससे यकीन दिलाते हुए कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वह मर नहीं सकता। फिर भी मिनोरी उससे सावधान रहने को कहती है, यह बताते हुए कि उसकी अमृता के बावजूद कोंगू एबे से ज्यादा ताकतवर है। फिर उसने अपना जादू इस्तेमाल किया अपने भाई की ताकत बढ़ाने के लिए और वह तेजी से निकल पड़ा। वह पेड़ों के बीच से चुपके से आगे बढ़ा, एक जादू चालू करते हुए अपनी देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए। उसने आखिरकार अपने निशाने कोंगू को ढूंढ लिया। वह दलदल के एंट्रेंस के पास साफ तौर पर उसका करीब आने का इंतजार कर रहा था। पास में एक जहरीला सुअर देखकर हीरो ने उसे अपने जाल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली और उस क्रीचर पर एक भ्रम और हिप्नोसिस का जादू किया। फिर उसने सुअर को हुक्म दिया कि वह दूसरे जहरीली सुअरों के झुंड की तरफ दौड़े, जाल में फंसाने के लिए। सुअरों के झुंड को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर कोंगू और उसके आदमियों ने इसे एक अच्छा वार्म अप समझा। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि कांपना बंद करें और क्रीचर्स पर हमला करें। जानवरों को आसानी से कुचलते हुए कोंगू ने और आने के लिए चिल्लाया क्योंकि उसे लड़ाई बहुत आसान लग रही थी। पूरे झुंड को हराने के बाद उसने कहा कि यह कितना आसान था, लेकिन उसके आदमियों ने रुकने की भीख मांगी, लेकिन चिकारा ने सुनने से मना कर दिया। उसके एक आदमी ने शिकायत की कि उसे बहुत थकान और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उससे पहले कि वह खून की उल्टी करना शुरू कर दे, जल्दी ही उसकी और दूसरों की चमड़ी पिघलने लगी और वह सब बहुत सारा खून खांसने लगे। कोंगू को हवा में जहर की बू आई और आखिरकार समझा कि उसके आदमी क्यों कमजोर पड़ रहे थे तथा कि जहरीली स्पोर्स मरने पर इस तरह का जहर नहीं छोड़ते। वह सोचता है कि क्या हो रहा है और तभी हीरो उसके पीछे से बाहर आता है। वह हमला करता है, लेकिन कोंगू आसानी से हमले को रोक देता है। पलटकर कोंगू ने मास्क्ड आदमी को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके बारे में अफवाहें सच थीं। हीरो फिर आगे लपका और अपने चाकू से चिकारा का हाथ काटने में कामयाब रहा। भले ही ब्लेड उसके हाथ में घुसा हुआ था, उसने एक ताकतवर मुक्के से जवाब दिया। हीरो पीछे की तरफ उड़ता हुआ चला गया, टक्कर की ताकत को महसूस करते हुए और हमले से पैदा हुई हवा को भी। कोंगू की हरकतें और उसकी मजबूती उसकी ताकत के बारे में हर अफवाह को सच साबित करती है। कोंगू ने चाकू अपने हाथ से निकाल दिया और घोषणा की कि उसे मास्क्ड आदमी पसंद आ गया है। उसने समझाया कि वह ताकतवर आदमियों की तारीफ करता है और कमजोरों से नफरत करता है। उसके आदमी मर गए क्योंकि वह कमजोर थे। मास्क्ड आदमी की ताकत से यकीन होने पर उसने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया। अगर वह बियाकुरेन के झंडे के नीचे उसका आदमी बन जाए तो उसे पैसा, इज्जत और औरतें मिलेंगी। यह सब उसका होगा। कोंगू फिर पूछता है कि क्या यह ऑफर अच्छा लगता है। उसने अपनी पहले कही बात दोहराई कि वह ताकतवरों को पसंद करता है और कमजोरों से नफरत करता है। उसने सोचा था कि जो आदमी वह दलदल में लाया था उनमें क्षमता थी, लेकिन वह गलत था। उन्होंने उसे बहुत परेशान किया और अब उसे अफसोस है कि उसने उन्हें ट्रेनिंग के लिए पंचिंग बैग्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया। हीरो को वह तकलीफ याद आती है जो उसने सही थी और पूछता है कि वह कमजोरों को क्यों सताता है। चिकारा जवाब देता है कि उसे बस इसमें मजा आता है। वह बताता है कि जब वह कमजोरों को मुक्का मारता है तो उनका रिएक्शन हमेशा एक जैसा होता है। वह माफी मांगना शुरू कर देते हैं। वह सब एक जैसी बातें कहते हैं और उनके चेहरों को डर से बिगड़ते देखकर उसे हंसी आती है। उनके बेचैन चेहरे उससे बहुत खुश करते हैं। यह सुनकर हीरो गुस्से में आ गया और अंदर लपका, उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए। कोंगू का मानना है कि आदमी होने के नाते उन्हें लड़ना चाहिए और वह हीरो के मुक्के की तारीफ करता है। तुरंत बाद उसने एक ताकतवर हमले के लिए तैयारी की, लेकिन शिन साइड में हटने में कामयाब रहा। अगली पल शिन ने अपना खंजर पकड़ा और विलन के बाजू में घोंप दिया। कोंगू के प्लान में उसे जिंदा छोड़ना शामिल नहीं था, लेकिन वह मानता है कि उसका दुश्मन बहुत ताकतवर है। शिन को पहले ही यकीन था कि चिकारा था एक मॉन्स्टर, और यह एक बार फिर पक्का हो गया जब उसने उसे एक बेरहम मुक्का तैयार करते हुए देखा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। धमाकेदार, हड्डी तोड़ने वाला हमला सीधा शिन पर पड़ा, उससे उड़ता हुआ भेजते हुए। उड़ने के बाद शिन को लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे भारी हमला था जो उसने कभी सहा था। उसका मानना था कि उसने अभी कोंगू की ताकत का सबसे ऊंचा लेवल महसूस किया था। कोंगू करीब आया और पूछा कि क्या उसने टक्कर को झेल लिया था। उसकी हैरानी के लिए कोंगू ने दावा किया कि वह खुद को रोक रहा था, अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 30% इस्तेमाल करते हुए। इस खुलासे ने शिन को हैरान कर दिया। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पूरी ताकत का हमला नहीं था। उसके दुश्मन ने उससे हिम्मत दी कि वह अपनी हर चीज इस्तेमाल करे, अपने हथियारों समेत।
उसने घोषणा की कि वह कोई भी हमला झेल लेगा जो मास्क्ड आदमी उस पर करेगा, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर था। शिन अपने के साथ आगे लपका, चाकू और वार किया, लेकिन ब्लेड कोंगू के शरीर से टकराकर टूट गया। कोंगू ने कहा कि उसकी पूरी ताकत पर ऐसा बेकार चाकू एक खरोंच भी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि शिन को अब तक उनके बीच ताकत का अंतर समझ आ गया होगा और वह ऐसे जीत नहीं सकता था। लेकिन शिन ने मुक्कों की बारिश से जवाब दिया। चिकारा ने कहा कि वह पहला था जिसने उसे ऐसे चैलेंज किया था, उसकी ताकत देखने के बाद भी। इससे विलन को मास्क्ड आदमी और भी ज्यादा पसंद आया और उसने एक ताकतवर लात से जवाब दिया, जिसकी टक्कर ने हीरो को एक बार फिर उड़ता हुआ भेज दिया। उत्सुक होकर उसने लड़के को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह निराश था क्योंकि उसने शिन पर बहुत उम्मीदें रखी थीं और अब उसे लगता था कि वह मर गया है। लेकिन तब कोंगू ने जमीन पर जहर का एक तालाब देखा और एक पल बाद एक चाकू उसके कंधे में फेंका गया। उसे यह नामुमकिन लगा कि शिन की चमड़ी सही सलामत थी जहर के तालाब में डूबने के बाद भी, और उसे इंसान नहीं कहा, भले ही उसे अभी भी याद नहीं था कि वह कौन था। अचानक चिकारा को कुछ याद आया और मास्कड आदमी पर लपका अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे हीरो को पकड़ने की कोशिश करते हुए, जिसने हमलों से बचाव किया। कोंगू ने फिर जादू से एक मुक्का तैयार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। उस हमले ने पूरे इलाके को तोड़ दिया, एक धमाका करते हुए जिसने शिन को बहा दिया। उस हमले ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया और टक्कर से उसका मास्क जमीन पर गिर गया। खुले हुए चेहरे को देखकर चिकारा का रिएक्शन जोर से हंसना था, यह एहसास करते हुए कि यह शुरू से ही अमर था। उसने कहा कि वह किर्यू मकोटो शिन को इतने समय से ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। चिकारा को यकीन नहीं हुआ कि मास्क्ड आदमी वह था और उसे एहसास हुआ कि शिन ने हमलों को सिर्फ अपनी रिजेनरेशन की वजह से झेला था। उसने जोर से कहा कि वह उसे बहुत समय से ढूंढ रहा था, टारू की मौत का बदला लेने के लिए। इस खुलासे के साथ उसने शिन को अपना साथी बनाने का इरादा बदल दिया। नफरत से भरा हुआ उसने घोषणा की कि वह उसे खत्म कर देगा। हीरो ने जवाब में कहा कि इससे उसे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि वह बहुत कुछ ज्यादा करेगा, सिर्फ कोंगू चिकारा को खत्म करने से भी ज्यादा। दोनों आमने सामने हुए और वह जालिम फिर आगे लपका। उसने हीरो की तरफ पत्थर फेंके और एक इतनी तेजी से आया कि उसने उसका बाजू उखाड़ दिया। तुरंत बाद कोंगू ने एक ऊपरी लात तैयार की और जैसे ही हमला पड़ा उसने चिल्लाया कि वह इस बार अमर को भागने नहीं देगा। उस लात ने जमीन को और भी ज्यादा तोड़ दिया, गड्ढे को और बड़ा करते हुए। लेकिन हमारा हीरो बेपरवाह था और बहुत तेजी से चिकारा की तरफ लपका, उसके सामने आते हुए और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए। कोंगू मुक्के से मुश्किल से हिला और जवाब दिया, पूछते हुए कि क्या वह बस इतना ही कर सकता था, यह दिखाने के लिए कि असली मुक्का क्या होता है। उसने शिन के चेहरे पर एक बेरहम हमला किया जिसने उसे एक पत्थर में उड़ता हुआ भेज दिया, बहुत सारा खून खांसते हुए। उसने देखा कि अमर कांप रहा था उसके तबाहकुन हमले के बाद। कोंगू जोर से हंसा क्योंकि लड़के के शरीर में डर साफ दिख रहा था। हमारा हीरो बहुत डर गया था और दौड़ना शुरू कर दिया अपने दुश्मन के बुरे चेहरे को देखते हुए, जो जानता था कि उसे वह डर याद आ गया था जो उसने तकलीफ देते वक्त महसूस किया था। मकोटो बेचैनी से भागा जबकि वह विशाल आदमी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। अमर चिल्लाया और उसका कटा हुआ बाजू जो जमीन पर था अपने निशाने की तरफ उड़ गया। बिना देखे भी विलेन ने बाजू और जादू को तबाह कर दिया, यह महसूस करते हुए कि शिन कोई चाल चल रहा था। घमंड से दुश्मन ने कहा कि वह ऐसी मामूली चीज से नहीं हारेगा। तुरंत बाद उसने लड़के के पेट पर एक और ताकतवर लात मारी अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए। फिर उसने उसके सर पर कदम रखा और पूछा कि लड़का इतने कम समय में इतना ताकतवर कैसे हो गया था। उसने चेताया कि वह उसे मारता रहेगा जब तक वह उसके सवाल का जवाब नहीं देता। लड़के के चेहरे के भाव से कोंगू को एहसास हुआ कि उसकी बहन पास में ही होगी और कहा कि शिन को खत्म करने के बाद वह बाहर जाएगा और मिनोरी के पीछे जाएगा उससे भी तबाह करने के लिए, ये देखना चाहते हुए कि क्या वह उसे उतना ही मनोरंजन देगी जितना मकोटो दे रहा था। हमारा हीरो गुस्से में था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सर पर लातें पड़ रही थीं। आखिरकार विशाल आदमी ने नीचे कदम रखा, उसका सर कुचलते हुए, उससे ठीक होने से पहले बांधने का प्लान बनाते हुए। लेकिन एक पल में हीरो जमीन से गायब हो गया और कोंगू के पीछे फिर से दिखा। लाल और काली बिजली उसके शरीर के चारों तरफ चमक रही थी। उसकी ठीक होने की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। शिन पलक झपकते ही गायब हो गया और अपने दुश्मन के सामने फिर से दिखा, एक मुक्का तैयार करते हुए। उनके दोनों मुक्कों की टक्कर से एक शॉकवेव निकली, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकालते हुए। कोंगू ने देखा कि लड़का तेज हो गया है, लेकिन उसे बेताकत समझा, यह सोचते हुए कि वह पूरी तरह से दब गया है। उसने शिन के संभलने से ज्यादा मुक्के मारे और पूछा कि क्या उसकी रिजेनरेशन पीछे रह रही थी। कोंगू ने लड़के के बाजू पर एक मुक्का मारा, उससे फाड़ते हुए, और शिन ने तेज दर्द के साथ रिएक्शन दिया। विलन सोचता है कि शिन का कमजोर बचाव और कितनी देर तक टिक सकता है। उसके बाद हीरो पर एक और लात मारी गई जिसने अपना एक और बाजू खो दिया। चिकारा कहता है कि वह बस बिना सोचे ठीक हो रहा है और बचाव कर रहा है, उससे बेकाबिल कहते हुए। शिन को हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए देखकर उसने पूछा क्यों। हीरो जवाब देता है कि उसने अभी कुछ सोचा है। वह खुश है कि कोंगू एक बेदिमाग बेवकूफ एहतात है। शिन देखता है कि उसके सभी कटे हुए अंगों में वह लाल और काली एनर्जी भरी हुई है। हमारा हीरो फिर हुक्म देता है अपने शरीर के इन सभी हिस्सों को हिलने के लिए।
उसके कटे हुए अंग विलन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो कहता है कि उसे ऐसे कमजोर हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सभी मुक्कों का बचाव किया और जवाब में हमला किया, लेकिन उनकी ताकत से हैरान है। उसे यह अजीब लगता है क्योंकि लड़का थोड़ी देर पहले डर से कांप रहा था। हमारा हीरो अभी भी डरा हुआ है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ बढ़ रहा है, कुछ इतना ताकतवर कि वह अपनी सारी नफरत अपने हमलों में डाल सके। वह तलह अपनी बची हुई बाजू से एक ताकतवर पंच तैयार करता है जो जादुई बिजली से घिरा हुआ है। जैसे ही वह पंच मारता है, वह अपने दुश्मन की बाजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। शिन उसे चैलेंज करता है, उसे और कोंगू को ताकत के मुकाबले के लिए ललकारता है। इससे उसका दुश्मन गुस्से में आ जाता है, जो चिल्लाता है कि वह अमर को पंचिंग बैग बना देगा। कोंगू उस पर सांड की तरह हमला करता है, कसम खाता है कि वह फिर कभी ठीक नहीं होगा क्योंकि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। हमारा हीरो फिर सब कटी हुई बाजुओं को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म देता है। इस तरह वह एक बहुत बड़ी बाजू बनाता है और उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी का सबसे ताकतवर पंच मारने के लिए करता है। जैसे ही उस बड़ी बाजू का पंच लगता है, दुश्मन इस जबरदस्त टक्कर से हवा में उड़ जाता है। शिन चिकारा से पूछता है कि ताकत के मुकाबले में हारने पर कैसा लगता है। वह कहता है कि भाइयों ने जो नफरत और डर महसूस किया, वह सब इस विलन के शरीर में गहराई तक उतर जाएगा। कोंगू के साथ लड़ाई के एक हफ्ते बाद हम गिल्ड के हीरोज को उनके बेस पर देखते हैं। कीरा सैया से पूछता है कि अगले डीमन लॉर्ड का सामना करने की तैयारियां ठीक चल रही हैं या नहीं। सैया जवाब देता है कि हाँ, और उन्हें आबे तारो के लिए मेहनत करनी होगी। एक पल के लिए हरुतो तारो के होने को भूल जाता है। सैया को यह अजीब लगता है। एक पल बाद कीरा कहता है कि वह मजाक कर रहा था और उसे एबे याद है। उस अजीब पल के बाद सैया कहता है कि उसने चिकारा को आसपास नहीं देखा। कीरा कहता है कि वह भाइयों को ढूंढ रहा है और कहता है कि वे दोनों उस वक्त अच्छे पंचिंग बैग बने थे। वह तलवारबाज से कहता है कि चिंता न करे, चिकारा भाइयों को जल्दी वापस ले आएगा। दोनों का रवैया सैया को बेचैन कर देता है और वह सोचता है कि जब भाई वापस आएंगे तो वह उन्हें इतनी ट्रेनिंग देगा कि वे मर जाएंगे। तभी एक कर्मचारी जल्दी में हीरो को कुछ खबर देने आता है। वह कहता है कि अभी एक पैकेज डिलीवर हुआ है, लेकिन ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं है। सैया और कीरा उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए दौड़ते हैं, बहुत चिंतित। आया कहती है कि वे खुद देख सकते हैं कि क्या गलत है। तभी सैया को कोंगू के शरीर के हिस्से दिखते हैं जो टैटू से पहचाने जाते हैं। सबको यकीन है कि यह चिकारा की बाजू है और वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। आया एक जादू करती है और कंफर्म करती है कि यह नकली नहीं है, यह उसके असली शरीर के हिस्से हैं। सैया बुरा रिएक्ट करता है और वह सोचती है कि उस बड़े आदमी को किसने खत्म किया होगा। आया बेरहम काटने के निशान और इस बात को देखती है कि शरीर के हिस्से उन्हें भेजे गए थे और यह नतीजा निकालती है कि यह किसी ऐसे ने किया होगा जिसे गहरी नफरत थी। क्योंकि चिकारा भाइयों को ढूंढ रहा था, वे मानते हैं कि इसके लिए लड़के जिम्मेदार हैं। साया को यकीन नहीं होता कि उन दोनों में उस ब्रूट को हराने की ताकत थी। कीरा कहता है कि उसे पहले ही शक था जब तारो को हराया गया था, क्योंकि वह सबसे कमजोर था। लेकिन तारो फिर भी ज्यादातर हंटर से ज्यादा ताकतवर था और अब चिकारा, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, उसे हरा दिया गया है। कीरा को यकीन है कि भाई जितने ताकतवर होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा हैं। गुस्से में तलवारबाज को यकीन नहीं होता कि वे इतने कम समय में कोंगू को खत्म करने के लिए इतने ताकतवर हो गए। हरुतो फिर पूछता है कि वे इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे हो गए। सैया बताता है कि उन्होंने एक दूसरे को सैकड़ों बार मारकर लेवल अप किया। कीरा आगे कहता है कि एक बड़े लेवल के दुश्मन को हराने से आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। भाइयों ने शायद एक दूसरे को बार बार मारा होगा ताकि जल्दी लेवल अप कर सकें। बायाकुरन गिल्ड से बदला लेने के लिए इतने ताकतवर हो गए। इस खुलासे से आया और सैया डर जाते हैं, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश करते हैं। चिकारा के लिए बुरा महसूस करते हुए भी उन्हें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। आया सैया के दिमाग को शांत करने के लिए एक जादू करती है। उसे कहती है कि उसे आराम करना चाहिए। वह उसका शुक्रिया करता है और कमरे से चला जाता है, जबकि हरुतो जादूगर से कहता है कि उसे एक पल के लिए अकेला छोड़ दे। जब वह चली जाती है, हरुतो अपने पुराने साथी की कटी हुई बाजू उठाता है, जरा भी डरा हुआ महसूस नहीं करता। इस तरह का कचरा उसे टक्कर देने के लिए भेजना उसे जरा भी नहीं डराता। अगर वे सोचते हैं कि सिर्फ इससे उन्हें बदला मिल जाएगा तो वे बहुत गलत हैं। फिर भी यह बात कि उन्होंने कोंगू को हराने का एक प्लान बनाया, वह काफी अच्छा था। अपने पुराने साथी की आंख पर पैर रखते हुए वह भाइयों को बेवकूफ कहता है, लेकिन वह आंख मकोटो शिन की थी जो उसके जरिए सब कुछ देख रहा था। अब जब वह टूट गई है तो उसका कनेक्शन टूट जाता है और वह फैसला करता है कि उसे दुश्मन के बेस से और जानकारी इकट्ठी करनी होगी। उसे मिनोरी की चिंता है और वह उसकी देखभाल करने वापस जा रहा है। आखिर वह लड़की गिल्ड के बेस के सामने उसका इंतजार कर रही थी। पैकेज भेजना शहर में शॉपिंग करने का एक अच्छा बहाना था, क्योंकि डंजन में खाना इतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसके कपड़े बॉडी मेमोरी स्पेल जैसे किसी चीज से जादुई हैं। अगर वे फट भी जाते हैं या गंदे हो जाते हैं तो वे खुद ही ठीक हो जाते हैं, जो काफी फायदेमंद है। वह माइनोरी के लिए कुछ सुवेनियर्स लाता है जो अकेली उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वह डंजन की तरफ वापस जाता है, इमारतों पर से कूदते हुए उसे कुछ अजीब दिखता है। हथियारबंद हंटर्स किसी का पीछा कर रहे हैं। हीरो रुक जाता है और देखता है कि जिसका पीछा किया जा रहा है वह एक जवान औरत है। वह सोचता है कि इसमें न पड़ना ही बेहतर है, क्योंकि वह इलाका बियाकुरिन के कंट्रोल में है। तभी हंटर्स औरत को घेर लेते हैं, यह सोचकर कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। यह देखकर कि लड़की अब नहीं दौड़ रही है,
हीरो को एहसास होता है कि वह हमला करने वालों को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह कूदता है, इमारतों से नीचे और दौड़ता है हंटर्स की तरफ। उन दोनों पर ताकतवर पंच मारता है इससे पहले कि वे एक शब्द भी कह पाएं। यह जानते हुए कि लड़की का पीछा करने की कोई वजह होगी, वह उसे दौड़ने और भाग जाने को कहता है। इस दौरान उसे पहचानता है और सोचता है कि वह वहां क्या कर रही थी। जब यह सब हो रहा होता है, मिनोरी अपने भाई के वापस आने का इंतजार करती है, एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई। वह ज्ञात कि आखिरकार वापस आता है और उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ, उस हुडेड लड़की को देखते हुए जिसे वह अपनी बाहों में उठाए हुए है। जब वह पूछती है कि लड़की कौन है, तो हीरो उसे शांत होने और उस शख्स का चेहरा देखने को कहता है। मिनोरी हैरान रह जाती है यह देखकर कि वह शख्स खुद वही है। दोनों का चेहरा एक जैसा है। इशिकी सेइया ब्याकुरेन गिल्ड का गर्विला कमांडर और दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज है, एक एस रैंक। अपनी नर्म नजरों से वह बहुत पॉपुलर है और औरतों में पसंद किया जाता है। उसका दोस्ताना रवैया और अच्छा मजाक सबका दिल जीत लेता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असली बुरी फितरत जानते हैं। एक दिन जब वह कई लड़कियों के साथ हॉट टब में था, उनमें से एक ने गलती से पानी में शराब गिरा दी। सेइया गुस्से में आ गया और इस मामूली वजह से उस लड़की को खत्म कर दिया। पहले मिनोरी को जंजीरों में देखकर उसने उसे सबसे अच्छा कहा था। दूसरी औरतों के उलट, चाहे वह उसे कितना भी तोड़े, वह मर नहीं सकती थी। उसने अपनी बात को अपनी पवित्र तलवार से उसे काटकर साबित किया, उसकी घबराहट भरी चीखों में खुश होता हुआ। उसके लिए औरतों को तकलीफ देना दुनिया का सबसे बड़ा सुख था, और शिन को गुस्सा आता था कि वह हमेशा मिनोरी को निशाना बनाता था। अपने बड़े भाई को चुप कराने के लिए सेइया ने अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा दी। सेइया को आदमियों को तकलीफ देना बोरिंग लगता था और वह औरतों पर हमला करना और उनके साथ खेलना पसंद करता था। उसने अपने भाई के सामने उसकी बेइज्जती की, उसे और जोर से चिल्लाने को कहा। अपने उस गंदे काम को खत्म करने के बाद वह बेस के एलिवेटर पर गया और कीरा और टरू को बात करते देखा। उसने उन दोनों को एक कमरे में जाते देखा जो हरूटो के अलावा सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए था। सेइया ने दरवाजे के पीछे से झांकने की कोशिश की, लेकिन कीरा ने उसे देख लिया और मना किया। तलवारबाज ने माफी मांगी, कहते हुए कि वह बस क्यूरियस था जब उसने उन्हें साथ में कमरे में जाते देखा। कीरा ने कहा कि वह बस कुछ फेंक रहा था और पूछा कि क्या सेइया देखना चाहेगा। क्यूरियस होकर तलवारबाज कमरे में घुसा और उसने कई ट्यूब्स देखे जिनमें माइनोरी के क्लोन्स थे। हरूटो ने बताया कि उसने उसे माइनोरी किर्यू के कई क्लोन्स बनाने को कहा था। आइडिया यह था कि न्यू की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाए ताकि वे और भी तेजी से लेवल अप कर सकें। उन्होंने ब्याकरेन के साधन और तेरू की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्लोन्स बनाए, लेकिन प्लान काम नहीं किया। उनकी ठीक होने की एबिलिटी अधूरी थी। 10 बार खत्म होने के बाद एक क्लोन फिर से ठीक नहीं होता था। इसके अलावा उन्हें हराने पर कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते थे। लेकिन उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करने के बाद भी तारो को यह काम बहुत मुश्किल और आखिरकार बेकार लगा, इसलिए उन्होंने उन सबको खत्म करने का फैसला किया। सेइया ने पूछा कि क्या वे सच में उन सबको फेंक रहे हैं। तारो ने जवाब दिया कि एक छोटी सी ट्रिक थी। उसका इरादा था कि क्लोन्स का जितना हो सके इस्तेमाल करे उन्हें फेंकने से पहले, लेकिन उसने माना कि वह संतुष्ट नहीं था क्योंकि वे असली नहीं थे। एक गंदे तरीके से दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज ने उनसे कहा कि वह उसे क्लोन्स दे दें। तारो ने कहा कि वे बेकार थे क्योंकि उनमें कोई भावना या खुद की पहचान नहीं थी। वे बस खराब गुदिया थे जो हुक्म मानते थे, जिसे सेइया ने परफेक्ट माना। एबी को यह अजीब लगा कि वह गुदियाउन को लेकर इतना एक्साइटेड था, लेकिन सेइया ने बताया कि वह नहीं समझा। यह गुदियाउन को पसंद करने की बात नहीं थी, बल्कि मिनोरी किर्यू की थी। वह उससे प्यार करता था और उनका इस्तेमाल करना चाहता था और उनके साथ हर गंदे तरीके से खेलना चाहता था। उसके चालाक दिमाग में उसके सारे अधिकार उसके थे। कीरा ने कमेंट किया कि वह उससे ऑब्सेस्ड नहीं था बल्कि डिपेंडेंट था। हरूटो ने बदले में सेइया को सबसे बुरा कचरा कहा जो सोचा जा सकता है। अभी के समय में वापस आकर क्लोन और असली माइनोरी मिले, दोनों हैरानी की हालत में। यह नजारा देखकर हमारे हीरो ने पूछा कि उसकी बहन ठीक है या नहीं। क्लोन ने बताया कि इशिकी अभी भी एक दर्जन और मिनोरी का इस्तेमाल कर रहा था। उसने बताया कि भले ही उनमें भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, सच ये था कि उनमें फीलिंग्स थी। क्लोन इसे ठीक से समझा नहीं पाई, लेकिन सब कुछ बदल गया जब इत्तेफाक से उसने टीवी पर असली मिनोरी का चेहरा देखा। उसके अंदर कुछ गर्म पैदा हुआ। उसी समय उसे एहसास हुआ कि जो नफरत और गुस्सा वह महसूस करती थी वह सब इशिकी सेइया की तरफ था। जैसे ही उसने इस भावना को समझा, वह मैंशन से भाग गई। उसने उन्हें बताया कि मैंशन में उसके जैसे और भी थे और उन्हें बचाने के लिए मदद मांगी। हीरो को फिर एक आइडिया आया, क्लोन्स का इस्तेमाल साया को खत्म करने के लिए। लड़की नहीं समझी कैसे, और उसने समझाया कि क्योंकि इशिकी को नहीं पता था कि क्लोन्स में भावनाएं हैं, वह उनके आसपास अपनी सावधानी जरूर कम कर देगा। वे इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल उसे हराने के लिए कर सकते थे। मिनोरी ने हावेवर पूछा कि क्या होगा अगर उसने प्लान का पता लगा लिया। जब उसने जवाब दिया कि सबसे बुरे हाल में वे सब खत्म हो जाएंगे, तो उसकी बहन गुस्से में आ गई। उसने शिनमकोटो के चेहरे पर थप्पड़ मारा, यह कहते हुए कि उन लड़कियों ने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, और अब जब वे जिंदा थे उन्हें औजार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मरने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। वे लड़कियां उसकी सेल्स से बनी थी और उसकी बहनों जैसी थी। अगर उसकी बहनें मदद के लिए रो रही थी तो यह स्वाभाविक था कि वह उन्हें बचाना चाहेगी। उसने उससे सवाल किया,
पूछते हुए कि क्या उन सबको एक मकसद के लिए कुर्बान करना सच में सैया से बदला लेने का परफेक्ट मौका था। हमारे हीरो को अपने जमीर पर बोझ महसूस हुआ, यह एहसास करते हुए कि इससे वह बायाकुरन के राक्षसों जैसा बन जाएगा। क्लोन ने फिर घोषणा की कि वे बाकी सबको बचाएंगे। खुद को सुधारने के लिए हीरो ने कहा कि वह इशिकी सैया को अपने हाथों से खत्म करेगा, उसकी बहनों को कचरे की तरह ट्रीट करने के लिए। उसने अपनी बहन को डराने के लिए माफी मांगी और कहा कि वे सबको बचाने के लिए मैंशन साथ में जाएंगे। और इस तरह दोनों भाई बहन पोर्टल से गुजरे और जंगल से निकलकर मैंशन की तरफ बढ़े। इस दौरान सैया एक क्लोन को सजा दे रहा था, गुस्से में कि उसके जैसी एक और, जिसे दिमागीन माना जाता था, भाग गई थी। उसने दूसरों को उसके भागने को रोकने में नाकाम रहने के लिए सजा दी। उसने फिर उन्हें हुक्म दिया कि वे भागी हुई को ढूंढें और वापस लाएं, एक हुक्म जिसे उन्होंने तुरंत माना। मिनोरी के क्लोन्स शहर की सड़कों पर एक हुडेड शख्स का पीछा करते हुए दौड़ रहे थे। पीछा तब तक चलता रहा जब तक हुडेड लड़की एक डिब्बे पर ठोकर खाकर अपनी रफ्तार खो बैठी। तुरंत क्लोन्स ने उस पर झपटा मारने का मौका पकड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने टारगेट को ढूंढ लिया है और पकड़ लिया है और वापस आ रहे हैं। एक इमारत की छत से हीरो और उसकी बहन पूरी पकड़ को देखते हैं। उसने कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने उसके नकली भागने के बाद उसका पीछा किया था। प्लान शुरू हो गया था। हीरो ने अपना एक कान अपनी बहन मिनोरी को दिया, जबकि उसने अपने चेहरे पर एक एक्स बनाया ताकि वह चारा बन सके। अपनी शरीर को कंट्रोल करने की एबिलिटी से वह कान के जरिए मैंशन के अंदर हो रही हर चीज सुन सकता था। अगर कुछ भी गलत होता तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाता। इशिकी के मैंशन पहुंचकर, जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, क्लोन्स ने दरवाजा खटखटाया और उस भागी हुई को पकड़ने का ऐलान किया। सैया ने पूछा कि नंबर 10 क्यों भाग गई थी। झुकने का नाटक करते हुए मिनोरी ने माफी मांगी और कहा कि उसने एक रहस्यमयी परछाई का पीछा किया था, लेकिन उसने उससे निपट लिया था और अब कोई और परेशानी नहीं होगी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से अपनी मर्जी से कुछ किया तो उसे फेंक दिया जाएगा। उस पल हारुतो ने सैया को एक रिमोट मीटिंग के लिए बुलाया और उसे हुक्म दिया कि उसके वापस आने से पहले उसे खत्म कर दे। क्लोन्स ने हुक्म माना और हमारे हीरो ने अपने जादू के जरिए सब कुछ सुना। लड़कियां मिनोरी को उस जगह ले गई जहां उसे खत्म किया जाना था। कमरे के बीच में दूसरे क्लोन्स की कई लाशें पड़ी थी और लड़की यह नजारा देखकर बहुत डर गई, जबकि दूसरे इलाके को साफ कर रहे थे और लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। मिनोरी रोने लगी, उसे यह सब बहुत बेरहम और डरावना लगा। क्लोन नंबर 10 ने फिर नंबर 3 से कहा कि वह उसके साथ भाग जाए ताकि ऐसे दुखद अंत से बच सके। दूसरी ने हावेवर पूछा कि वे ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि मास्टर की सेवा करना उनका फर्ज था। मिनोरी ने उन सबके साथ भागने की कोशिश की, पूछते हुए कि क्या वे समझती हैं कि वे क्या कर रही हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे बस लाशों को ठिकाने लगा रही थी। उसने जोर दिया कि अगर वे वहां रहेंगी तो कभी खुश नहीं होंगी, उन्हें हकीकत से जगाने की कोशिश करती हुई। लेकिन लड़कियों ने पूछा कि खुशी क्या होती है, कहते हुए कि वे गुलाम थी जो सिर्फ मास्टर की सेवा करती थी। अपने खुद के विचारों या इच्छाओं की कोई जरूरत नहीं थी। वे सिर्फ इस्तेमाल होने, सजा पाने और हुक्म के मुताबिक अपने शरीर देने के लिए मौजूद थी। क्लोन्स के विचार सुनकर कि वे सिर्फ चीजें थी, हीरो उस कमीने साया पर गुस्से में आ गया, जोर देते हुए कि यह गलत था। मिनोरी चिल्लाई कि वह खुद को किसी और से बेहतर जानती थी और उसने अपने काउंटर पार्ट्स को गले लगा लिया। वह जानती थी कि उन्होंने बहुत तकलीफ सही थी और सब कुछ असहनीय और दर्दनाक था। जिस क्लोन को गले लगाया गया था उसने छोड़ने को कहा, लेकिन मिनोरी ने नहीं छोड़ा, जोर देते हुए कि उनकी अपनी मर्जी और खुद की पहचान थी। वह बस नहीं जानती थी कि इसे कैसे जाहिर करें। उसने ऐलान किया कि वह उन्हें उस हालत से बचाएगी। नंबर 3 नहीं समझी, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उस पल इशिकी सैया ने दरवाजा लात मारकर खोला, उन्हें बीच में रोक दिया, ऐलान करते हुए कि उसने लड़की को बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उसने गुस्से में उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारकर सजा दी। उसने नतीजा निकाला कि नंबर 10 खराब थी और उसे फेंक देना चाहिए। यह नजारा मिनोरी की उन यादों को ताजा कर गया जब उसे ब्याकुरन बेस पर कैद रखा गया था और तकलीफ दी गई थी। साया ने अपनी तलवार निकाली, लड़की के चेहरे पर नफरत का भाव देखते हुए। अचानक उनमें से एक ने मास्टर को रुकने को कहा। उसने नंबर 3 को हुक्म देने की कोशिश करने के लिए सजा दी, अपनी तलवार की मुट्ठी से उसे मारा। उन सबको होश में आते देखकर वह इससे थक गया और उन सबको एक साथ खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार नंबर 3 की तरफ घुमाई, असली मिनोरी उसके सामने आ गई। जब इशिकी ने देखा कि उसने अपने काउंटर पार्ट को बचाया था तो वह इस हरकत से हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने उसके खून को सूंघा और चखा, उसने उसे पहचान लिया। लड़की ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा तेज था और अपनी तलवार मिनोरी की छाती में घुसा दी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह असली किर्यू मिनोरी थी और हीरो ने जादू के जरिए सब कुछ सुना। अपनी बहन के विलन द्वारा पकड़े जाने के बाद शिन अपने बचाव मिशन पर निकल पड़ता है। तेज रफ्तार से चलते हुए वह इशिकी के मैंशन में घुस जाता है। अलार्म बजता है और दुश्मन को एहसास होता है कि मिनोरी का भाई उसे बचाने आया है, ऐलान करते हुए कि शिन को नरक का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसका मैंशन अनगिनत हथियारबंद क्लोन्स से घिरा हुआ है। वह ट्रेंड कॉम्बैट क्लोन्स हैं और वह सब शिन की छोटी बहन जैसे दिखते हैं। विलन देखना चाहता है कि वह कितना आगे जा सकता है, जबकि हीरो हर हमले से बचता है। क्लोन्स उसे भालों से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा हीरो हर वार से बच जाता है।
जब तक एक अचानक हमला नहीं होता और उसकी बाह कट जाती है जैसे हमेशा होता है। अचानक क्लोन नंबर 10 उसकी मदद करने के लिए आता है। उसे हमला करने वाले योद्धा को धकेलकर दूर करता है। दूसरा क्लोन पूछता है कि नंबर 10 क्या कर रही है और वह बताती है कि शिन उन सबका असली बड़ा भाई है। जवाब में योद्धा कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मालिक का हुक्म है कि सभी घुसपैठियों को बिना किसी छूट के खत्म कर दो। एक घुसपैठिए को बचाने के लिए नंबर 10 भी निशाना बन गई है और अब उसे दुश्मन माना जाता है। क्लोन्स उसे खत्म करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी शिन ठीक हो जाता है और अपना मास्क पकड़ता है। जैसे ही वह उसे अपने चेहरे पर रखता है, एक बहुत बड़ी शक्ति उसके चारों तरफ घूमने लगती है और वह क्लोन नंबर 10 से कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। दूसरी जगह सैया मिनोरी के चेहरे पर वार करता है और हंसता है जब वह दर्द से चिल्लाती है। वह उसके बाल पकड़ता है, उसे सूंघता है और उसकी खुशबू का मजा लेता है। जोश में आकर वह एक मुक्का मारता है जो उसे दूर फेंक देता है। उनका शुक्रिया करता है चिकारा और तारो को खत्म करने के लिए, क्योंकि वह उन दोनों से परेशान हो रहा था। सैया पूछता है कि वह उसकी पकड़ से बचने के बाद वापस क्यों आई। पूछता है क्या वह फिर से उसकी बनने आई है। तभी वह उसके चेहरे पर लात मारता है, नफरत से भरी हुई इस बात पर कि उसने उसके और उसके क्लोन्स के साथ कैसे खेला था। मिनोरी उठती है, एक खंजर पकड़ती है और चिल्लाती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। सैया मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह बदला लेना चाहती है इतने सालों तक उसके परेशान किए जाने का, यह देखते हुए कि उसने क्लोन्स को बचाने की कोशिश में अपना रास्ता भी बदल दिया। अपनी बात साबित करने के लिए वह क्लोन नंबर 3 को पकड़ता है और मिनोरी के सामने उसका सिर काट देता है। हैरत में वह घबराहट में चिल्लाती है और अपने छोटे खंजर से उसे जख्मी करने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक माहिर तलवारबाज उसे एक खरोंच भी नहीं आने देता। अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए वह अपनी पवित्र नीली तलवार से मिनोरी की बाहें फाड़ देता है और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वह कहता है कि क्लोन्स जिंदा चीजें नहीं हैं और वह बस उनके साथ तब तक खेलता है जब तक वह टूट न जाए। अपनी बात साबित करने के लिए वह तुरंत एक और को खत्म कर देता है। हमारी हीरोइन गिरे हुए क्लोन को बचाने की कोशिश करती है और उसे पूरी नफरत से घूरती है, जो बिल्कुल वही है जो सैया चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से मायूसी से भर जाए। जिस पल मिनोरी एक और क्लोन को बचाने के लिए उसके सामने आती है, वह अपनी तलवार से फिर हमला करता है। जैसे ही उसकी बाहें एक बार फिर कट जाती हैं, वह एक जादू करती है, विलेन को न हिलने के लिए चिल्लाती है। लेकिन सैया कहता है कि वह हालात को नहीं समझती। जिन्हें वह बेचैनी से बचाने की कोशिश करती है, वह बेकार फेंकने वाली गुड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। अपनी जाति को बचाने की उसकी बेचैनी देखकर वह हंसता है और कहता है कि उसे ठीक से पूछना चाहिए। वह मिनोरी को अपना सिर जमीन पर रखने का हुक्म देता है। जब वह उसे नफरत से घूरती है और मना करती है, वह अपनी तलवार एक और क्लोन के पेट में घुसा देता है। पूछता है क्या वह सच में उन्हें बचाना नहीं चाहती। उन्हें फिर गुस्से से भरकर वह उसे हुक्म मानने के लिए चिल्लाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह घुटने टेकने से मना करती है तो वह उसके अपनों को खत्म करता रहेगा, और अपनी बात साबित करता है क्लोन्स पर छोटे खंजर फेंककर उन्हें एक एक करके गिराकर। आखिर में लड़की घुटने टेक देती है और उसे रुकने की भीख मांगती है। एक और क्लोन को खत्म करते हुए वह पूछता है क्या रुको ही एक चीज है जो वह मांग सकती है। अपना माथा जमीन पर रखते हुए वह उसे क्लोन्स को परेशान करना बंद करने की भीख मांगती है। वह कहता है कि वह तभी सोचेगा जब वह उसकी बेकार गुड़ियों की जगह लेगी। अपनी तलवार उस पर करते हुए वह उसे अपना बूट चाटने का हुक्म देता है। कहता है कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है। वह उसे तलवार की नोक से चुभता है और कहता है कि उसकी मौजूदगी में वह सिर्फ हाँ सर कह सकती है। डर कर मिनोरी आखिर में हार मान लेती है और जवाब देती है कि वह करेगी। फिर वह एक दरवाजा खोलता है, अपनी तलवार हर वक्त उसके पास रखते हुए। ठंडे और बेदर्दी से वह एक ही झटके में उसकी जुबान खींच लेता है। फिर वह कटी हुई जुबान लेता है, उसे अपने मुंह में रखता है, चबाता है और निगल जाता है। कहता है कि कितना स्वादिष्ट है। फिर वह उसे गर्दन से पकड़ता है, ऐलान करता है कि वह बच नहीं पाएगी और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तलवार फिर उसकी गर्दन पर करते हुए वह मांगता है कि वह उसे और वह घबराहट वाला चेहरा दिखाए, उसे लड़ने, विरोध करने और आखिर में उसके सामने झुकने को कहता है। ठीक जब वह यह काम करने वाला होता है, सैया के चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का पड़ता है। हमारा हीरो शिन आता है और यह बहुत शक्तिशाली वार करता है। दुश्मन पर वार करने के बाद वह अपनी बहन के पास दौड़ता है उसे देखने के लिए। उसके चेहरे पर दिखता है कि वह जानती थी उसका भाई आएगा। इसी बीच सैया गुस्से से उठता है और पूछता है कि उसने मैंशन में क्लोन्स के साथ क्या किया। शिन जवाब देता है कि वह क्लोन्स को कभी खत्म नहीं करेगा क्योंकि वह उसकी बहन से बने हैं। मुश्किल था, लेकिन उसने उन सबको बेकाबू कर दिया। सैया को उसका रवैया बोरिंग लगता है और कहता है कि वह गुड़ियों के साथ कुछ बेहतर करता, जैसे उन्हें पकड़कर और उनके भाई के सामने बार बार उनका अपमान करना। हमारा हीरो पलटकर कहता है कि ज्यादा दिलचस्प तब होगा जब वह उसे 10 लाख बार कुचल देगा। शिन एक और मुक्का मारता है, लेकिन सैया उसे अपनी तलवार से रोक देता है और सिर्फ उसका असर उसे लगता है। विलेन समझ जाता है कि उसने इतनी ताकत से क्लोन्स को कैसे बेअसर किया। तुरंत बाद वह उसे दूर फेंक देता है और बिजली के जादू से भरी तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह वार शिन का एक अंग फाड़ देता है, लेकिन कटी हुई बाह माइंड कंट्रोल जादू से घिर जाती है और सैया की तरफ उड़ती है। कटी हुई बाह का मुक्का बहुत शक्तिशाली है।
विलन को दूर फेंक देता है और अपने असर से पूरे इलाके को तबाह कर देता है। जब वह हॉल में पहुंचते हैं, सैया क्लोन्स को अपने लिए एक दीवार बनने का हुक्म देता है। शिन को यह तरस आता है कि उसे उन्हीं गुड़ियों से बचाया जा रहा है जिन्हें उसने इतना इस्तेमाल किया। सैया पलटकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, आखिर वह उसकी है। बात खत्म करते हुए वह लड़कियों को शिन पर हमला करने का हुक्म देता है। हीरो वारों से बचता है, उन सब में अपनी असली बहन को देखते हुए, जो उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। ठीक जब उसकी बहन मिनोरी उसे आने वाले हमलों से चेतावनी देने की कोशिश करती है, उसे पीछे से वार लगता है। जब उसकी बहन को लगता है शिन का ध्यान भटक जाता है और क्लोन्स उसे पकड़ लेते हैं। बेबस होकर वह उन्हें छोड़ने के लिए चिल्लाता है, देखते हुए कि उसकी बहन पर उसी वक्त हमला हो रहा है। उसी पल शिन को पीछे से सैया का एक भारी वार लगता है। खुश होकर विलन चिल्लाता है कि शिन को अपनी छोटी बहन को बचाना चाहिए था। हमारा हीरो अपनी बहन और क्लोन को दर्द देने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उनमें से एक को भी वार लगा था, लेकिन क्लोन नंबर 3 कहती है कि यह उसका काम है। बात में दखल देते हुए सैया कहता है कि उसका एक ही काम है, उसकी बात मानना। वह शिन की घूर से गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हीरो हर वार से बचता है। जब हीरो एक ऊंची जगह पर पहुंचता है, सैया मिनोरी के एक क्लोन को खत्म करने की धमकी देता है। ठीक जब वह लड़की के लिए किया गया वार करता है, शिन आगे कूदता है और वार ले लेता है। अपना हमला जारी रखते हुए विलन पूछता है क्या वह पलटकर हमला नहीं करेगा। अगर वह करता है तो वह उसकी जगह उसकी बहन को परेशान करेगा। सैया अपनी बड़ी तलवार पकड़ता है और तबाह करने वाला हवा का वार इस्तेमाल करता है, उसे टुकड़ों में काट देता है। जमीन पर बुरी तरह जख्मी और टुकड़ों में सैया कहता है कि वह उसे सब कुछ दिखाएगा जो वह उसकी बहन के साथ करने वाला है। उसे लात मारने के बाद लड़का बहुत जल्दी उठ जाता है, ठीक होते हुए। सैया उसे बेकार अनडेड कहता है, लेकिन शिन सभी क्लोन्स को बचाने के लिए खुद को खड़ा करता है। लड़कियां पूछती हैं कि वह उन्हें क्यों बचाता है, और शिन जवाब देता है कि वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी बहन को बचाना चाहता है। सैया कहता है कि वह सिर्फ ब्याकुरन की टेक्नोलॉजी से बनी गुड़िया हैं और उसकी असली बहन नहीं। उन्हें गुलाम कहते हुए वह उन्हें तुरंत उसे खत्म करने का हुक्म देता है। बेबस सैया चिल्लाता है कि वह उसके हुक्मों का पालन करें, लेकिन वह अब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और कोई जवाब नहीं देता। अब क्लोन्स अपनी उत्पत्ति और शिन के उन्हें इतनी शिद्दत से बचाने की वजह समझने लगते हैं। वह सब समझ जाते हैं कि असली दुश्मन कौन है और ब्याकुरन के विलन को घेरना शुरू कर देते हैं। वह सैया के खिलाफ हो जाते हैं अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए, और विलन उनके विद्रोह पर मायूस हो जाता है। किर्यू मिनोरी के क्लोन्स के रूप में अपनी प्रकृति समझने पर वह समझते हैं कि वह जिंदा प्राणी हैं और एक ही चीज का हिस्सा है, असली वाले के साथ एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं। इस वजह से असली मिनोरी ने जो यादें अनुभव की थी वह क्लोन्स के दिमाग में उभरने लगती हैं। ऐसे दृश्य दिखाते हुए जहां उनका बड़ा भाई शिन बेचैनी से उन्हें बचाने की कोशिश करता था। शिन समझता है कि उसकी फिजिकल मैनिपुलेशन की क्षमता यूजर को अपने अलग हुए हिस्सों को कंट्रोल करने देती है। बिना एहसास किए मिनोरी ने अपना अनुभव साझा किया था उन क्लोन्स के साथ जिनमें उसके जैसे ही जीन्स हैं। पूरी तरह से होश खोकर सैया चिल्लाता है, गुड़ियों को उसकी बात मानने का हुक्म देता है क्योंकि वह उनका मालिक है। उन्हें उसके हुक्मों का पालन करना चाहिए था, लेकिन अब जो कोई भी उनके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह दुश्मन बन जाएगा। सैया धमकी देता है कि वह वहां सबको अपनी तलवार से टुकड़ों में काट देगा, लेकिन शिन ऐसा होने नहीं देता और विलन पर एक और जबरदस्त मुक्का मारता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, सैया पर एक मिनोरी क्लोन भाले से हमला करता है। गिरा हुआ और हारा हुआ विलन का सामना शिन से होता है, जो पूछता है कि उसे कैसे खत्म करे। जैसा कि पहले ही तय हो चुका था, असली मिनोरी यह खुद करना चाहती है। वह तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक वह अपने हाथों से बदला न ले ले। जबकि क्लोन्स सैया के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं, वह उनसे रुकने की भीख मांगता है। मिनोरी फिर एक विशाल हथौड़ा बुलाती है और उस बड़े हथियार का इस्तेमाल उसे मारने के लिए करती है, लेकिन एक बार उसके गुस्से को शांत करने के लिए काफी नहीं है। किर्यू मिनोरी उसे टुकड़ों में छोड़ने पर अडिग है, उसकी आवाज पूरी तरह से गायब होने से पहले। क्लोन नंबर 10 उस पल को बीच में रोककर बताती है कि उन सब ने अकल्पनीय दर्द सहा। जैसे ही उनमें से दर्जनों को सैया ने मारा था, वह मांगती है कि उसे भी वैसा ही महसूस हो। सैया को और भी ज्यादा तकलीफ में देखना चाहती है। शिन उन दर्द और दुर्व्यवहार को समझता है जो उन्होंने बार बार खत्म किए जाने से सहा। यह धरती पर एक सच्चा नरक था। पता चलता है कि मैंशन के बेसमेंट में एक डंजन क्रीचर को जिंदा रखा गया है और नशा दिया गया है ताकि वह किसी भी जिंदा प्राणी, पुरुषों समेत, का अपमान कर सके, जैसा कि एक शिकारी के साथ हुआ था जिसने पहले सैया का विरोध किया था। वह सब इस निर्मम तरीके का इस्तेमाल आखिरी बदले के लिए करने पर सहमत होते हैं। मिनोरी और शिन नंबर 10 के साथ बेसमेंट जाते हैं, जहां वह विलन को लोहे की जंजीरों से बांधते हैं। बेबस सैया देखता है जैसे ही कोठरी खोली जाती है। विशाल प्राणी, एक एम्परर ओक, झूठे हीरो के सामने आता है जो घबराहट में रोता है। कहा जाता है कि इस प्रजाति का एक अकेला जीव पूरे देश को बनाने की शक्ति रखता है। शुरू में वह प्राणी सिर्फ औरतों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन ब्याकरिन की दवाइयों और बदलावों की वजह से उसने बिना किसी भेदभाव के पुरुषों पर हमला करना शुरू कर दिया। मिनोरी इस दृश्य से घिन करती है और शिन नजरें फेरना पसंद करता है। जिस पल वह प्राणी सैया के कपड़े फाड़ता है,
और अपने होंठ चाटता है। पर्दे गिर जाते हैं इस परेशान करने वाले दृश्य को खत्म करते हुए। मिनोरी और उसका भाई साफ तौर पर हिले हुए और थके हुए हैं, सिर्फ आराम करना चाहते हैं। क्लोन्स चाय बनाने की पेशकश करते हैं। शिन का शुक्रिया करते हैं उन्हें बचाने के लिए और लड़ाई के दौरान उनमें से किसी को भी खत्म न करने के लिए। नंबर 10 गहरा आभार व्यक्त करती है, यह न जानते हुए कि अपने असली भाई का एहसान कैसे चुकाए। वह उनका शुक्रिया कबूल करता है और उनसे मैंशन घुमाने को कहता है क्योंकि उसे बियाकोरन गिल्ड के बारे में खाना और जानकारी इकट्ठी करनी है। जबकि नंबर 3 उसे रास्ता दिखाती है। नंबर 10 वही रहने का फैसला करती है जब तक टॉर्चर खत्म न हो जाए। अपनी बातचीत के दौरान लड़की कबूल करती है कि उसे नहीं पता भविष्य में क्या करना है क्योंकि उसे बिना किसी पसंद के बनाया गया था और उसे डर है कि दुनिया उन्हें कबूल नहीं करेगी। शिन उसे तसल्ली देता है, कहता है कि यह झूठ है क्योंकि वह खुद उन्हें कबूल करता है। वह उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें अपने जन्म का तुरंत कोई मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस जीना है। फिर नंबर 3 वादा करती है कि वह जितना हो सकेगा उतना अच्छा जिएगी, लेकिन अचानक उसे एक सही और साफ वार से सिर से अलग कर दिया जाता है, अपने भाई के ठीक सामने खत्म कर दिया जाता है। उसके पीछे कीरा हरुटो आता है, जिसने हमारे हीरो को बहुत समय से नहीं देखा था। वहां तक पहुंचने के लिए बियाकरन के हीरो ने बाकी सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया था। वह शिन का सामना करता है और एक बेदर्दी भरी मुस्कान के साथ कहता है कि वह उनके भावुक मिलन का जश्न मनाने में खुश है, लेकिन उसे अभी भी वहां मौजूद सबको खत्म करना है। वह अपनी तलवार से एक सही वार करता है, शिन के दोनों हाथ काट देता है। कीरा कहता है कि उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही उसके कटे हुए अंग फिर से ठीक होते हैं, हमारा हीरो आगे बढ़ता है, जादू से चमकता हुआ एक मुक्का मारता है, लेकिन चूक जाता है जब उसका दुश्मन बच जाता है। हरुटो को वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमा लगता है। शिन बार बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। कीरा कहता है कि बिना सोचे समझे किए गए हमले उसके खिलाफ बेकार हैं और दिखाता है कि यह कैसे किया जाता है। एक जादू तैयार करते हुए उसका हमला मैंशन का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर देता है और हमारे हीरो की बाहों पर लगता है। अपने किए नुकसान को देखकर शिन उसे एक राक्षस कहता है। कीरा उसका मजाक उड़ाता है। एक अमर व्यक्ति के लिए ऐसी बात कहना अजीब लगता है। एक बाह तबाह होने के बाद हमारा हीरो जितनी जल्दी हो सके अपनी रीजेनरेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मायूसी होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। कीरा बताता है कि उसकी तलवार पर एक जादू है जिसने शिन की रीजेनरेशन को रोक दिया है। हमारा हीरो डर महसूस करता है क्योंकि कीरा बियाकरन के दूसरे सदस्यों से अलग है। वह उसे हराने का कोई तरीका नहीं सोच सकता और अब सिर्फ अपनी बहन के बचने को यकीनी बनाना चाहता है। इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह वहां से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। शिन फिर पूछता है कि उसने उसकी जगह कैसे ढूंढी। कीरा बताता है कि सैया की रिपोर्ट रुक गई थी, इसलिए वह हालात देखने आया और शिन से टकरा गया। यह कीरा के लिए खुशकिस्मती थी, लेकिन हमारे हीरो के लिए बदकिस्मती। हरुटो फिर पूछता है कि मैंशन में और कौन है, क्योंकि हीरो ने वहां मौजूद लोगों का जिक्र करते हुए बहुवचन का इस्तेमाल किया था। झूठा हीरो जानता है कि शिन की बहन वहां है, लेकिन उसे अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। असल में वह तो कलुष है कि गिल्ड के सदस्यों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका मतलब है कि शिन और उसके साथियों ने एस रैंक सदस्यों को हराकर लेवल अप किया है। इसका मतलब है कि अगर कीरा उन्हें अब खत्म करता है तो उसे बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे। हमारा हीरो सोचता है कि वह पूरी तरह से पागल है, हालांकि वह थोड़ा सहमत है। झूठे हीरो को कोई परवाह नहीं। एक पल में वह उसके सामने से गायब हो जाता है। हीरो के सामने से और फिर से दिखता है, अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है। इस वार से उसे बहुत चोट लगती है और शिन हार कर गिर जाता है। कीरा को बहुत सारे लेवल्स मिलते हैं, उसे बेहद खुशी महसूस होती है, लेकिन शिन हार नहीं मानता। वह एक स्पेल करता है जो कीरा के पैरों को बांध देता है, कहता है कि वह उसे फिर भी खत्म कर देगा। सैंक्चुरी के पवित्र डोम का इस्तेमाल करके कीरा हमारे हीरो को पीछे धकेल देता है, उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है कि वह हारेगा नहीं। अपने अभी के लेवल पर हीरो उसे छू भी नहीं सकता और लगातार वार पर वार खाता रहता है, अपना खून खोता जाता है। उसकी ठीक होने की ताकत कीरा की पूरी ताकत के सामने काम नहीं कर पाती। दुश्मन फिर शिन को एक मौका देता है। अगर वह हार मान लेता है और चुपचाप चला जाता है तो वह उसकी बहन को शांति से छोड़ देगा, लेकिन अगर वह लड़ता है तो वह पहले उसे पकड़ेगा और फिर लड़की को। शिन पूछता है कि क्या वह झूठ बोल रहा है और हरुटो जवाब देता है कि यह सब हीरो के फैसलों पर डिपेंड करता है। पूरी तरह से घबराया हुआ शिन दुश्मन के सामने घुटने टेक देता है और उससे कहता है कि सिर्फ उसे ले जाए। वह उससे मिन्नत करता है कि उसकी बहन को छोड़ दे और कीरा हंसता है, उसकी इज्जत और गर्व की कमी का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन सच में कीरा झूठ बोल रहा था और उन दोनों को खत्म करने का प्लान बना रहा था। गुस्से से भरकर हमारा हीरो चिल्लाता है और कोशिश करता है कीरा को मुक्का मारने की, जो पीछे हटकर बच जाता है। उसी वक्त मिनोरी के बाकी बचे हुए सभी क्लोन्स अपने भाई को बचाने के लिए आ जाते हैं। हरुटो देखता है कि शिन ने उनका अच्छे से ख्याल रखा और अभी भी कुछ बचे हुए हैं। जब मिनोरी आती है, हीरो उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्लोन्स एक एक करके खत्म होने लगते हैं।
लेकिन वह कहते हैं कि भले ही वह लड़ाई जीत न पाए, वह उन दोनों के भागने के लिए वक्त दे सकते हैं। जैसे ही हरुतो शिन की तरफ बढ़ता है, उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया उस नरक से बचाने का एहसान चुकाने के लिए जिसमें वह रहते थे। एक पल में टेलीपोर्ट करने वाले स्पेल का इस्तेमाल करके एक क्लोन ने उन दोनों भाई बहन को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाबी पाई। कीरा का हमला चूक जाता है और उसे एहसास होता है कि इतने बड़े लेवल के स्पेल के लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत होगी। स्पेल करने वाले को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह इस हालत को मुश्किल समझता है, लेकिन वह जानता था कि भले ही सारे क्लोन्स एक साथ उस पर हमला करते, वह उसे हरा नहीं पाते। अचानक उनमें से एक अपनी ब्लाउज फाड़ देती है, एक आखिरी चाल दिखाते हुए जो उसके असली काम से जुड़ी थी। आखिरकार इशिकी ने उन्हें बार बार इस्तेमाल करने और फिर फेंक देने का प्लान बनाया था। क्लोन नंबर 10 एक जादुई बायोलॉजिकल बॉम्ब चालू करती है, अपनी आत्मा की एनर्जी छोड़ती है जो उसकी छाती में लगे एक क्रिस्टल में जमा थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह शिन और मिनोरी का शुक्रिया करते हैं खुद को उड़ाने से पहले। बहुत ज्यादा ताकत के साथ पूरे मैंशन को उड़ा देते हैं। सगीरी आया को बायाकुरन गिल्ड में सबसे खूबसूरत औरत माना जाता था। अपनी कमाल की खूबसूरती, नर्म व्यवहार और निष्पक्ष रवैये से हर कोई उससे प्यार करने लगा, लेकिन सिर्फ वह बदनसीब लोग जिन्होंने उसके साथ अकेले वक्त बिताया, उन्हें उस भयानक राज का पता चला जो वह छुपा रही थी। जैसे एक आदमी जिसने उसे खून में नहाते हुए पकड़ा और उसका असली चेहरा देखा। 6 महीने पहले वह गिल्ड के बेसमेंट में छुपी हुई बंकर में नीचे गई। कमरे में घुसते ही जहां भाई बहन को कैद किया गया था, उसने चेक किया कि कितना खून जमा हो चुका था। यह देखकर कि काम अभी आधा ही हुआ था, उसने खून निकालने की रफ्तार को तेज करने का फैसला किया। जब मशीन रुक गई, वह खुद पैनल के पास गई और उसे फिर से चालू कर दिया। मजबूर भाई बहन ने देखा कि उनके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा पंखा दिखा। पंखे की पत्तियां बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगीं और वह दोनों घबरा गए क्योंकि उन्हें धीरे धीरे पीसा जा रहा था। यह सब देखते हुए मेज आया बुरी तरह से हंसने लगी। भले ही इस तरीके से उसका लेवल नहीं बढ़ता था, लेकिन उसके लिए यह कोई खास बात नहीं थी। जब तक उसे उनका खून मिलता रहे जिसे वह मजे से पी सके, उतना ही काफी था। उसने हमेशा सोचा था कि अमर लोग ज़ॉम्बीज जैसे दिखेंगे, कभी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी नरम चमड़ी होगी। चाहे उन्हें कितना भी टॉर्चर किया जाता, उनकी चमड़ी हमेशा ठीक हो जाती थी, एक नए जन्मे बच्चे की तरह नरम हो जाती थी। यह एक औरत का सबसे बड़ा सपना था, हमेशा जवान रहना। हमेशा की खूबसूरती और जवानी के साथ आदमी और पैसा उसके पास बिना किसी मेहनत के आ जाते। उसे भाई बहन से बहुत ज्यादा जलन होती थी क्योंकि वह इस ताकत के साथ पैदा हुए थे। सिर्फ उनका खून पीने से वह अपनी जवानी और चमकती हुई चमड़ी हमेशा के लिए बरकरार रख सकती थी। उसने हमेशा जवान रहने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था और उसे वह कीमती खून अपने लिए और ज्यादा चाहिए था। कीरा, जो गिल्ड का लीडर था, सब कुछ गर्व भरे चेहरे के साथ देख रहा था। अभी के वक्त में जब गिल्ड लीडर उस जगह पर पहुंचता है, उसे अब वह भाई बहन नहीं मिलते। वह तुरंत सोचता है कि क्या वह दोनों भागने में कामयाब हो गए। कीरा फिर आया को फोन करता है, दिखावा करते हुए कि उसे अफसोस है, लेकिन मेज बहुत गुस्से में है। वह गुस्से में पूछती है कि भाई बहन कहाँ हैं और उसने अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं। कीरा उसे बताता है कि उन्होंने सैया को खत्म कर दिया और फिर से भाग गए, लेकिन आया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस चाहती है कि वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके पकड़े। कीरा को इतनी जल्दी समझ नहीं आती। आखिरकार उनके पास अभी भी बहुत खून स्टॉक में है, लेकिन वह कहती है कि खून ज्यादा असरदार होने के लिए ताजा होना चाहिए, क्योंकि लगातार सप्लाई के बिना उसकी खूबसूरती और जवानी खत्म हो जाएगी। कीरा कहता है कि उसे उसकी जवानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और शिकायत करता है कि वह बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। आया उसे बेकार कहती है और उसे हुक्म देती है कि बकवास करना बंद करे और भागे हुए लोगों को तुरंत ढूंढे। कीरा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह पूछता है कि कब से वह इतनी खास हो गई कि उसे हुक्म दे सके, और उसे कहता है कि वह उन्हें खुद पकड़े क्योंकि उसे उनका खून इतना ज्यादा चाहिए। कीरा उसे और भड़काता है, कहता है कि अगर वह इतनी स्ट्रेस में रहेगी तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। इस बात से वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अपने गुस्से से अपने आसपास के पूरे इलाके को जला देती है। मेज फैसला करती है कि वह उन दोनों को खुद ढूंढेगी। इसी बीच कहीं और हरुतो जागता है और अपनी बहन से पूछता है कि वह कहाँ है। वह बताती है कि क्लोन्स ने गेट के पास सब कुछ उड़ा दिया था और किसी तरह वह एक डंजन में पहुंच गए। चौंकते हुए हीरो बाकियों के बारे में पूछता है और मिनोरी का चेहरा उदास हो जाता है। हमारा हीरो उन्हें बचा न पाने की वजह से बहुत दुखी है। वह वादा तोड़कर जो उसने उनसे किया था, उसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा देखकर मिनोरी उसे जोर से गले लगा लेती है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह सब समझ जाते क्योंकि उसने उसकी भलाई के लिए बहादुरी से लड़ा। हरुतो खुद को सबको न बचा पाने के लिए दोष देता है। उसे अपनी गलतियों को सुधारने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। मिनोरी के जरिए क्लोन्स की भावनाएं उस तक पहुंची और हरुतो समझ गया कि आखिर में उन सब ने उसके साथ रहने का फैसला किया था। रोते हुए मिनोरी यकीन दिलाती है कि उसे और सभी क्लोन्स को उसका आखिरी संदेश मिला था। उनकी यह गुजारिश कि वह उन सब के लिए जीता रहे उसे बहुत अंदर तक छू गई, लेकिन अब वह कमजोर महसूस करता है और मजबूत बनना चाहता है। उसकी बहन भी यही सोचती है और उसका हाथ जोर से पकड़कर अपना वादा फिर से पक्का करती है कि वह साथ मिलकर मजबूत बनेंगे। जब वह बेहोश था, बायाकारिन ने उन दोनों के बारे में एक नया ऐलान किया। मिनोरी, जिसने पहले सोचा था कि यह हरुतो की मौत की खबर है, बताती है कि यह कुछ ज्यादा बुरा था। उनके सर पर रखा इनाम 5 बिलियन कर दिया गया है हर एक के लिए।
हर जगह से शिकारी उनके पीछे पड़े हैं। उन्हें तुरंत डंजन से निकलना होगा क्योंकि उनके पीछे पड़ने वाले उन्हें टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स के जरिए ढूंढ सकते हैं। एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए उन्हें आखिरकार निकलने का रास्ता मिल जाता है जो एक तेज रोशनी से दिख रहा था। लेकिन हरुडो मिनोरी के सामने आ जाता है, उससे रुकने के लिए कहता है। निकलने के रास्ते पर ही एक भयानक आंख दिखती है जो पूरे रास्ते को ढक लेती है। फिर उसका पूरा शरीर दिखता है, एक बहुत बड़ा डरावना ड्रैगन। मिनोरी अपने भाई को चिल्लाती है, कहती है कि उन्हें वापस डंजन में भागना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल उल्टा करना चाहता है। उस पल ड्रैगन आग की एक तबाह करने वाली सांस छोड़ता है जो उन दोनों को दूर फेंक देती है। जोर से टकराने के बाद वह जीव उस जगह के ऊपर उड़ने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि यह एक हाई रैंक मॉन्स्टर है जो एक डंजन के बाहर नहीं होना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों ड्रैगन वहां है, लेकिन वह जानते हैं कि उनके पास उससे लड़ने का कोई मौका नहीं है। भाई बहन उसकी तेज आग के हमलों से बचने लगते हैं। जब वह भागते हैं उन्हें एक शहर दिखता है और वह सोचते हैं कि वह सुरक्षित हैं क्योंकि ड्रैगन्स आमतौर पर इंसानी बस्तियों पर हमला नहीं करते। लेकिन उनके डर के लिए वह जीव आग का एक हमला छोड़ता है जो शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। उसकी सांस 3000 डिग्री से ज्यादा गर्म है, एक ऐसा तापमान जो अपने रास्ते में कुछ भी पिघला सकता है। उसकी खाल जो टॉप के हमले को भी रोक सकती है, उससे लगभग खत्म न होने वाला बना देती है। सिर्फ कई शक्तिशाली गिल्ड्स की मिलीजुली ताकत ही एक ड्रैगन से लड़ने को एक सही विकल्प बनाती। इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने भाई बहन सोचते हैं कि वह कैसे बच सकते हैं। फिर शिन एक खतरनाक आइडिया देता है, मॉन्स्टर पर हमला करने का। मिनोरी सोचती है कि वह पागल हो गया है, लेकिन हीरो कहता है कि वह ड्रैगन को हरा देंगे और लेवल अप करेंगे। वह मिनोरी को उनके किए हुए वादे की याद दिलाता है, कहता है कि अगर वह अब भागते हैं तो वह कभी कीरा को हरा नहीं पाएंगे। शिन लेफ्ट से आगे बढ़ता है जबकि माइनोरी ड्रैगन के दाएं तरफ से घूमती है। वह जीव आग की सांस छोड़ता है और हमारा हीरो हमला करने का मौका ढूंढता है। वह अपना मास्क पहनता है, एक जादुई एन्चांटमेंट स्पेल चालू करता है और ड्रैगन पर हमला करता है। शिन ड्रैगन पर ऊपर से हमला करता है, एक संतुलित हवाई लड़ाई शुरू करते हुए। एक ड्रैगन एक जिंदा जीव है, इसका मतलब है कि उसका मुख्य निशाना उसका सर होना चाहिए। वह जीव के सर पर एक जोर का मुक्का मारता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह लड़खड़ा जाता है। उसका हाथ मॉन्स्टर के खून से ढक जाता है और उसे तेज दर्द होता है क्योंकि ड्रैगन की खाल बहुत सख्त है। मिनोरी को एहसास होता है कि उसे खाल के बीच की जगहों पर निशाना लगाना चाहिए और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अपनी खंजर इन जगहों में घुसा देती है, लेकिन ड्रैगन मुश्किल से ही रिएक्ट करता है और अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है। लड़की को दूर फेंकने के बाद जीव शिन की तरफ मुड़ता है और आग की एक और सांस तैयार करता है। वह हमला शिन पर सीधा लगता है, लेकिन उसकी बहन जल्दी ही उसे बचाने के लिए दिखती है। उनके हमलों को नजरअंदाज करते हुए मॉन्स्टर एक डरावनी लाल सांस छोड़ता है जिसे मिनोरी एक स्पेल से बचाने की कोशिश करती है। अपनी मैजिक शील्ड के साथ भी वह उस हमले से टकरा जाती है और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। काली आग जो खुद ही मैजिक को खा जाती है उससे जलाती रहती है। बहुत तेज दर्द महसूस करते हुए उसे मरे हुए क्लोन्स याद आते हैं और वह उस याद को ताकत बनाती है। मजबूत बनने के लिए पक्का इरादा करते हुए वह अपनी बाजू खुद ही तोड़ देती है दर्द को रोकने और आग को फैलने से रोकने के लिए। वह ड्रैगन का सामना सीधे करती है जब उसका भाई उठता है, कहते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह पहली बार है कि उसकी हड्डियां पूरी तरह पिघल गई हैं। उसने कुछ ऐसा ही सोचा था एक ड्रैगन की सांस से। अब ठीक होकर वह ठंडे दिमाग से अपना हाथ खुद ही तोड़ देता है। उसमें एक स्पेल डालता है और उसे मॉन्स्टर पर फेंक देता है। वह हाथ मैजिक से घिरा हुआ जीव पर पूरी ताकत से लगता है जो पहली बार दर्द की साफ प्रतिक्रिया दिखाता है। मौका देखकर शिन अपनी बहन को काम करने के लिए चिल्लाता है और वह तुरंत मॉन्स्टर पर हमला करती है। लड़की को लगता है कि उसे और ज्यादा मजबूत मैजिक चाहिए और वह ड्रैगन पर हमला करते हुए चिल्लाती है। माइनोरी इन्फर्नल ब्लैक फ्लेम मैजिक अपनी पूरी ताकत के साथ निशाने पर छोड़ती है। ड्रैगन दर्द से चिल्लाता है और कमजोर होने लगता है। तुरंत बाद हीरो उसके सामने दिखता है और अपने कटे हुए अंगों को एक ही हथियार में बनाता है। अपनी पूरी ताकत को एक जगह जमा करते हुए वह एक साथ किया गया हमला ड्रैगन की खाल को चीरता है। वह फिर मॉन्स्टर के सर पर एक बहुत बड़ा वार करता है और वह आखिरी बार चिल्लाता है। वह हमला उस जीव को जमीन में धकेल देता है, उससे पूरी तरह खत्म करते हुए, और हीरो को जीत से कई लेवल्स मिलते हैं। दोनों भाई बहन उस जीव को हराकर खुश हैं। मिनोरी को लगता है कि ड्रैगन की आग से लड़ने के बाद उसकी ताकतें जाग गई हैं। जब वह शांत होते हैं वह सोचते हैं कि वहां ड्रैगन क्यों था, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं देखा था जब वह पहले उस जगह से गुजरे थे। हमारा हीरो समझ जाता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था उसकी आंखों में दिखने वाली बैंगनी रोशनी की वजह से। ये वही रोशनी थी जो दिखी थी जब उन्हें टॉर्चर के दौरान हिप्नोटाइज किया गया था। इतनी पागल चीज को हिप्नोसिस मैजिक से कंट्रोल करने के लिए ये सिर्फ मेज आया ही हो सकती थी। जैसे ही वह उसका नाम लेता है कई ड्रैगन्स आइलैंड के ऊपर उड़ने लगते हैं। उनमें से एक के ऊपर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए लोग हैं तलवारों के साथ। वह नीचे कूदते हैं और हीरो को शक होता है कि उन्हें भी कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वह तुरंत उस पर और मिनोरी पर हमला करते हैं। उनमें से एक अपनी तलवार लड़की पर फेंकता है जो जमीन पर लुढ़क कर बच जाती है।
गुस्से में आकर हीरो एक मुक्का मारता है जो हमला करने वाले को हवा में उड़ा देता है। तुरंत बाद एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है, एक डरावना सांस का हमला तैयार करते हुए। जब वह हमला छोड़ता है, ये आसपास को तबाह कर देता है और हीरो देखता है कि धमाका पहले वाले ड्रैगन से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में लगा। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही उनकी जगह ढूंढ ली है और ज्यादा दुश्मन दिख रहे हैं। शिन ड्रैगन से निपटने का फैसला करता है और मिनोरी से कहता है कि वह शिकारियों से निपटे जो भी हिप्नोटिक कंट्रोल में लगते हैं। उनकी ताकत देखकर शिन उसे पीछे हटने के लिए कहता है। उसे एहसास होता है कि उसने उसे लगभग एक खतरनाक हालत में डाल दिया था। वह कहता है कि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा, लेकिन मिनोरी अपने बड़े भाई को यह करने देने से डरती है। याद करते हुए कि मैंशन में सैया के खिलाफ क्या हुआ था, उससे एक आइडिया आता है। वह अपने भाई से कहती है कि वह अब उसे सब कुछ अकेले नहीं संभालने देगी। आखिरकार यह उनका बदला है। एक होकर वह शिकारियों पर हमला करते हैं, अपने स्पेल्स करते हुए। आग के स्पेल्स करते हुए मिनोरी एक साथ 3 को हरा देती है। जब ड्रैगन बर्फ की सांस तैयार करता है, शिन आगे बढ़ता है और सीधा टकरा जाता है। अपने आधे शरीर के अलग होने के बाद वह बॉडी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है कटे हुए हिस्से से हमला करने के लिए, लेकिन ड्रैगन उसके पैरों को काट लेता है और हमले को रोक देता है। होशियारी से शिन पॉइजन इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, जिससे उस जीव को बहुत तेज दर्द महसूस होता है और वह हार कर गिर जाता है, जिससे उसे कई लेवल्स मिलते हैं। शिकारी मिनोरी पर लगातार हमला करते हैं, लेकिन वह हर वार से बच जाती है। ऊपर से और दुश्मन आते देखकर उससे खुद को बचाने के लिए अपनी मैजिक शील्ड बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जब तक कि उसे पीठ में छुरा नहीं घुसा दिया जाता। यह समझकर कि बहुत ज्यादा निशाने हैं, वह अपनी ताकत रोकने का फैसला नहीं करती और ब्लैक फ्लेम एक्सपेंशन का इस्तेमाल करती है, एक साथ कई दुश्मनों को मारते हुए। वह अपने भाई को चेतावनी देती है कि उन्हें यह जल्दी खत्म करना होगा ताकि हमेशा के लिए नुकसान न हो। काली आग से जलने के बाद भी शिकारी फिर से खड़े हो जाते हैं। हिप्नोसिस मैजिक पूरी तरह से बात मानने के लिए मजबूर करती है, उन्हें अपनी गहरी चोटों के बावजूद खड़ा रखते हुए। अचानक सभी कंट्रोल किए हुए मॉन्स्टर्स और शिकारी पीछे हटने लगते हैं। वह लाइन में आ जाते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स भी, सगीरी आया का इंतजार करते हुए कि वह एक पोर्टल से बाहर आए। भाई बहन ने देखा कि कीरा उसके साथ नहीं आया। घमंड से औरत को लगता है कि वह उन्हें अकेले संभाल सकती है। वह बताती है कि वह हिप्नोटाइज किए हुए लोगों के साथ 5 इंद्रियां शेयर करती है और ऐसे ही उसने उन्हें आइलैंड पर ढूंढा। वह कहता है कि वह बहादुर थी जो उनके पास कीरा हरूटो के बिना आई। वह जवाब देती है कि उससे उसकी जरूरत नहीं है 2 दुश्मनों का सामना करने के लिए जिन्हें वह कमजोर समझती है। मिनोरी अपनी काली आग बनाती है और कहती है कि घमंड का सर नीचा होता है। वह मेज पर हमला करती है, जो स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर देती है और बिना किसी खरोंच के रहती है। मेज ने जिंदा जीवों की एक शील्ड का इस्तेमाल किया खुद को हमले से बचाने के लिए। इस बात से मिनोरी गुस्से में आ जाती है, जो रोती है क्योंकि आया इंसानी जिंदगी की कदर नहीं करती। जब एक शिकारी जमीन पर गिर जाता है हार कर, मेज कहती है कि इंसानी जिंदगी उसके लिए बेकार है। जब तक वह खूबसूरत और मजबूत है, बस यही सबसे जरूरी है, बाकी सब फेंकने लायक है। मिनोरी मानती है कि जिंदगी में कोई ऊंच नीच नहीं होती, लेकिन मेज इस बात से सहमत नहीं है। कहती है कि वह दोनों एक धोखे में जी रहे हैं और वह अभी उनका धोखा तोड़ देगी। आया एक बैंगनी बिजली का स्पेल इस्तेमाल करती है जो आसपास को तबाह कर देता है और उनके बीच एक गड्ढा बना देती है। जब शिन मकोटो अपनी बहन को बचाने के लिए कूदता है, आया दिखती है और कहती है कि उसे अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। वह हिप्नोटिक टेम्पटेशन का इस्तेमाल करती है और उसके होंठों पर किस करती है। शिन मकोटो की आंखें बैंगनी हो जाती हैं आया के स्पेल से कंट्रोल होकर, और उसकी बहन डर जाती है। मेज कहती है कि वह खुशकिस्मत है क्योंकि उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा और उसकी जवानी हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। मिनोरी गुस्से में है कि वह उसके भाई को हिप्नोटाइज कर रही है और मेज पे हमला करती है। वह अपनी खंजर के साथ हमला करती है, लेकिन उसका अपना भाई सामने आ जाता है, वार को खुद पर लेते हुए। मेज उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, कहती है कि कितना बुरा है अपने ही भाई को छुरा घुसाना। जैसे ही मिनोरी फिर से हमला करने की कोशिश करती है, आया उसके भाई से एक बहुत बड़े मुक्के से पलटवार करवाती है। मिनोरी बच जाती है और चिल्लाती है, उससे बेहोशी से जगाने की कोशिश करते हुए। वह उससे पहचानने की मिन्नत करती है, लेकिन आया कहती है कि यह बेकार है क्योंकि उसका हिप्नोसिस सिर्फ उसके द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, जब तक मिनोरी उसे ज्यादा मजबूत स्पेल से हरा न दे या स्पेल करने वाले को खत्म न कर दे। शिन को कंट्रोल करते हुए आया उसे मिनोरी पर हमला करने का हुक्म देती है और लड़का लात मारने लगता है। उससे लात मारकर दूर फेंकने के बाद वह आगे बढ़ता है और एक और मुक्का तैयार करता है जो उससे सीधा लगता है। आया जानती है कि मिनोरी को अपने प्यारे भाई से पिटने पर बहुत बुरा लग रहा है, जो कहीं ज्यादा मजबूत है। मिनोरी अपनी खंजर पकड़ती है और खत्म होने से बचने के लिए पलटवार करने का फैसला करती है। अपने भाई की तरफ देखते हुए उसे वह पल याद आते हैं जब वह उसके साथ अच्छा था। यह बात उसे भटका देती है, जिससे उसे एक जोर का वार लगता है। जमीन पर गिरी हुई हथियार के बिना वह कमजोर महसूस करती है, सोचते हुए कि वह शिन से लड़ नहीं सकती। वह फिर उसका गला दबाता है, उससे जमीन से ऊपर उठाते हुए, और उसे बेचारा महसूस करवाता है। उसे अपने भाई के वह पल दिखने लगे जब उसने उसे पहले बचाया था, और उसे वह वादा याद आया जो उन्होंने साथ मिलकर मजबूत बनने का किया था।
अभी भी होश में मिनोरी कुछ बड़बड़ाने लगी। फिर नफरत से भरकर वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई कि वह उस चुड़ैल को खत्म कर देगी। आया ने शिन मकोटो को अपनी बहन को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया, लेकिन मिनोरी ने पहले रिएक्ट किया, उसके अंग काटकर। वह अपने बड़े भाई से माफी मांगती है जब वह उसके हमलों से बच रही थी, और तुरंत बाद वह एक्सप्लोसिव ब्लैक फ्लेम का स्पेल करती है, मैजिक जो एक बड़े इलाके को ढक लेती है। आया एक पोर्टल से भाग जाती है, हमले से बचकर। मिनोरी ने हमेशा सोचा था कि जब तक वह अपने भाई के पीछे है सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब यह काफी नहीं था। अपनी खुद की जिंदगी बचाने के लिए उसने उस पर ठंडे दिमाग से हमला किया, उसकी बाहें तोड़कर और आखिर में उसका सर। लेकिन शिन अपने सर के बिना भी लड़ता रहा, अपनी बहन पर एक मुक्का मारते हुए। वह उसके हमलों में जज्बात और माफी महसूस कर सकती थी। यह मिनोरी थी जिसे माफी मांगनी चाहिए थी। आखिरकार वह कमजोर थी और उसने हमेशा उसे नीचे खींचा था, लेकिन अब यह बदलने वाला था। अब उसके पास अपने भाई को भी बचाने की ताकत होगी। जब वह लड़ रही थी, वह लेवल अप हुई और लड़ी। आखिर में उसे गले लगा लिया। गले लगाते हुए उसने ऐलान किया कि वह मजबूत बनेगी, और फिर फट गई। मैजिक के साथ शिन मकोटो को अपने साथ लेते हुए। कुर्बानी वाले हमले के बाद आया ने दोनों भाई बहन का खून जमा करने की कोशिश की। वह उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहती थी, और उसे घने धुएं से गुस्सा आया जो उसे उन्हें देखने से रोक रहा था। धुएं के अंदर से मिनोरी की आवाज आई, कहती है कि आया ने उसे कम समझा था, यह सोचकर कि वह शिन से लड़ नहीं पाएगी। लेकिन जिस दिन वह नरक से भागे थे, उन्होंने एक दूसरे को कई बार खत्म किया था। लड़की से बहुत ज्यादा जादुई ताकत निकल रही थी, और उसने कहा कि उसने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। शिन मकोटो ने अपनी बहन का शुक्रिया किया उससे हिप्नोसिस से बाहर निकालने के लिए, और अब वह साथ मिलकर लड़ेंगे। आया को एहसास हुआ कि धमाके ने उसका स्पेल तोड़ दिया था, और उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। आया ने सभी शिकारियों और ड्रैगन्स को फिर से उठाया, उन्हें दोनों भाई बहन पर हमला करने का हुक्म देते हुए। मिनोरी अब ज्यादा मजबूत अपनी खंजर का इस्तेमाल करती है एक तलवार के हमले से बचाने के लिए। उसका भाई शिकारी को खत्म कर देता है, लेकिन तुरंत बाद एक ड्रैगन ने उसे लगभग जलाकर राख कर दिया। लेकिन तभी किर्यू मिनोरी ने उसे बचाया, एक प्रोटेक्शन स्पेल बनाते हुए। फिर उसने अपनी काली आग का इस्तेमाल किया मॉन्स्टर को नीचे गिराने के लिए। मेज ने सभी लाशों को एक बार फिर उठाया और ऐलान किया कि उससे लड़ना बेकार है। कहती है कि वह चलते रहेंगे जब तक उनके दिल हमेशा के लिए रुक नहीं जाते। वह जानता था कि अगर उन्हें ठीक से खत्म नहीं किया गया तो वह बस वापस जिंदा होते रहेंगे। दोनों भाई बहन हिप्नोटाइज किए हुए लोगों का सामना करते रहे जो अब ज़ॉम्बीज जैसे काम कर रहे थे। बुरी तरह पिटने के बाद भी उनमें से एक अपने जबड़े के बिना भी खड़ा रहा। उसकी बहन ने बताया कि उनकी हरकतें मैजिक से नहीं चल रही थी और उससे कहा कि बस उन्हें गिरा दे। वह समझ गया और उन पर हमला करने लगा, अपनी मुट्ठियों में मैजिक भरते हुए। लड़ाई के बीच में एक गुस्से वाला ड्रैगन उसकी तरफ उड़ा। आया उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। ड्रैगन ने हीरो को कुचल दिया, उससे जमीन पर दबाते हुए। मौका देखकर उसने उसे फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश की अपने स्पेल से। कहती है कि कोई भी उसके हिप्नोसिस से नहीं बच सकता। आया हंसने लगी, यह सोचकर कि लड़ाई की वजह से उसकी ताकत और मैजिक खत्म हो चुकी होगी। उसे यकीन था कि वह आसानी से स्पेल में आ जाएगा। उसने उसे माइनोरी को खत्म करने का हुक्म दिया। अचानक वह घुटने टेक देता है और मैजिक से भरा हुआ हमला तैयार करता है। आया ने उसे हुक्म मानने के लिए कहा, लेकिन उसकी उम्मीदों को तोड़ते हुए उसने विलन की ठुड्डी पर एक बहुत बड़ा मुक्का मारा। जमीन पर गिरी हुई वह हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि उसका हिप्नोसिस अब काम नहीं कर रहा था। दोनों भाई बहन अब एक ऊंचे लेवल पर थे और उसका मैजिक अब उन पर असर नहीं करता था। अपने दांत टूटे हुए आया को यह नामुमकिन लगा कि उसने उसका हिप्नोसिस तोड़ दिया था। गुस्से में उसने कई तबाह करने वाले स्पेल्स करने शुरू कर दिए उन्हें खत्म करने के लिए। मिनोरी ने एक शील्ड बनाई और सभी हमलों से बचाव किया। कहती है कि वह दोनों अमर हैं, मैं तुमसे सहमत हूँ। और भी मजबूत स्पेल्स, अलग अलग मैजिकल एलिमेंट्स के कई मीटियर्स भाई बहन पर छोड़ती है। स्पेल्स काम नहीं किए। किर्यू मिनोरी ने सब कुछ बचा लिया और फिर ब्लैक लाइन स्पेल का इस्तेमाल करती है। चुड़ैल के शील्ड बनाने के बावजूद भी काली मैजिक का हमला उसकी बचाव को तोड़ने लगा। उससे यह अजीब लगा कि उसका मैजिक हार रहा था। लड़की का स्पेल उससे लगा, उसकी चमड़ी जलाते हुए। आया जलने लगी और दर्द से चिल्लाने लगी, एक ऐसा दर्द जो मिनोरी ने पहले कई बार महसूस किया था। मिनोरी के मैजिक की वजह से जो तकलीफ भाई बहन ने सही थी वह उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी जो आया अब महसूस कर रही थी। छोटी बहन चाहती थी कि वह यह महसूस करे, और ऐसा करने के लिए उसने अपने दुश्मन का अपना हिप्नोसिस स्पेल उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, उससे एक हमेशा के नरक में जीने के लिए मजबूर करते हुए। कुछ देर बाद आया जाग गई, उसी कैप्सूल के अंदर बंधी हुई जहां दोनों भाई बहन को टॉर्चर किया गया था। जगह को पहचान कर वह बेचैन हो गई और चिल्लाई कि उसे बाहर निकालो। जंजीरों में बंधी हुई भी उसने मांगा कि उसे खजाना दो, और फिर एक बिजली का स्पेल, एक मीटियर स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक पानी का स्पेल, एक तेज हवा का स्पेल, और हर वह स्पेल जो वह जानती थी। वह सोचती रही कि उसके स्पेल्स काम क्यों नहीं कर रहे थे। जब उसने हीरो को देखा उसने उसका ध्यान खींचा। पूछती है कि क्या वह सुन रहा है। उसे कंप्यूटर पर काम करते देखकर वह मायूस हो गई। पूछती है कि वह क्या करने वाला है। फिर वह लाल बटन दबाता है
उसके नीचे लगा प्रोपेलर चालू हो जाता है, चुड़ैल को उसके अंदर खींचता हुआ। कुछ ही पलों में वह टुकड़े टुकड़े होने लगती है, तेज दर्द से चीखती हुई। उसके अंग उसके शरीर से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वह अचानक जाग जाती है, यह सोचकर कि यह सब एक सपना था। उसे एहसास होता है कि वह फिर से उसी जगह पर है और वह दर्द असली था। आया अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है और हीरो एक स्कोर बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर एक नंबर दिख रहा था। वह समझ जाती है यह उतनी बार की गिनती है जितनी बार भाई बहन को उसी टॉर्चर से टुकड़े टुकड़े किया गया था। उसे एहसास होता है कि उसे बिल्कुल उतनी ही बार टॉर्चर किया जाएगा। हीरो फिर से बटन दबाता है और चुड़ैल दर्द से चीखती है। आखिरकार वह जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने उतना ही टॉर्चर सहा जितना उन्होंने सहा था। आया को लगता है कि अब उससे असली दुनिया में वापस जाने दिया जाएगा, दर्द से आजाद। उसका इरादा था कि जैसे ही वह वापस आएगी वह भाई बहन से निपटेगी और उन्हें खत्म कर देगी। लेकिन गिनती रीसेट हो जाती है और फिर से शुरू हो जाती है, उससे मायूसी में धकेल देते हुए। उसने सोचा था कि आखिरकार यह खत्म हो गया, लेकिन बटन दबाया जाता है और वह फिर से तकलीफ उठाती है, चिल्लाती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे यह सब फिर से सहना पड़ेगा। इसी बीच भाई बहन देखते हैं कि चुड़ैल का शरीर सूख कर झुर्रियों वाला हो रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि यह आया सगीरी का असली रूप था। वह समझ जाते हैं कि वह जवानी का दिखावा करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वह असल में 100 साल से ज्यादा की थी। हीरो बताता है कि वह लगभग 150 साल तक जी थी। जब अमर लोगों का कबीला दिखा, उसने पता लगाया कि उनका खून पीने से वह अपनी जवानी बरकरार रख सकती है। इसी वजह से वह भाई बहन और हमेशा की जवानी के पीछे पागल हो गई थी। उनके जैसा ही टॉर्चर सहने के बाद भी वह अभी भी अपनी जिंदगी से चिपकी हुई थी। शिन, उसका भाई, मानता है कि अगर वह उसे वहां छोड़ देते हैं तो वह बुढ़ापे से मर जाएगी। हीरो उसे खत्म न करने का फैसला करता है और जाने के लिए मुड़ता है। जब तक उसकी बहन दूर से कुछ चमकता हुआ नहीं देखती। उसे एक मेडेलियन मिलता है और उसे एहसास होता है कि यही वह चीज थी जो चुड़ैल माँ बाप और बच्चों को हिप्नोसिस के जरिए कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती थी। पक्का इरादा करते हुए वह फैसला करती है कि उसे तकलीफ के इस चक्कर को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। चुड़ैल सोचती है कि क्या घंटे या दिन बीत गए हैं, यह जानते हुए कि उसकी मौत करीब है। अचानक हरूतो आता है, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए, और उसे अपनी मौत के बिस्तर पर पाता है। आया उससे उसे खत्म करने की भीख मांगती है क्योंकि वह ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगी। कीरा लेकिन मना कर देता है और चला जाता है, उससे तकलीफ में छोड़कर, और उसकी आखिरी गुजारिश को मना कर देता है। इस तरह वह धीरे धीरे सड़ेगी, उसकी शक्ल खराब होती जाएगी उन 100 सालों को दिखाने के लिए जो उसके पास सच में थे। कीरा बदले में भाई बहन की मौजूदगी महसूस करता है और कसम खाता है कि वह उन्हें फिर से भागने नहीं देगा। बहुत दूर भाई बहन आराम करने का फैसला करते हैं और जनरल जंगल में आग जलाते हैं। दोनों बात करते हैं कि वह अपने मिशन में कितनी दूर आ गए हैं। बहुत कुछ हुआ है उन्हें यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ तक हर चुनौती के साथ वह लेवल अप हुए और मजबूत हुए, लेकिन उन्होंने कई लोगों की जिंदगी भी खत्म की जिनका उनके बदले से कोई लेना देना नहीं था, और अपनी क्लोन बहनों की कुर्बानी दी। एक ऐसी बात जो मिनोरी के जमीर पर भारी पड़ती है। यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आखिरी कदम है सबसे बड़े दुश्मन कीरा हरूटो को हराना। एक बार जब वह उसे खत्म कर देंगे तो उनका बदला पूरा हो जाएगा। वह ठीक से आराम करने का प्लान बनाते हैं अगला कदम उठाने से पहले। अचानक शिन को एक आवाज सुनाई देती है और अपनी बहन को भागने के लिए चिल्लाता है। वह दोनों एक तरफ कूद जाते हैं, एक धमाकेदार हमले से बचते हुए जो ठीक उसी जगह लगता है जहां वह खड़े थे। हरूटो दिखता है, उन्हें आखिरकार ढूंढकर खुश। अपनी तलवार हाथ में लिए वह चिल्लाता है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है। भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं। मिनोरी सोचती है कि यह उनका मौका है क्योंकि वह उससे ज्यादा है, लेकिन शिन सहमत नहीं है। वह जानता है कि वह आया के खिलाफ लड़ाई से थक चुके हैं और अगर वह अभी नहीं भागते तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कीरा उन पर एक तेज झपट्टे के साथ हमला करता है। हीरो उससे एक पलटवार के साथ मिलता है। उससे कहता है कि वह आखिरी आदमी था जिसे वह अभी देखना चाहता था। हरूटो को यह बात पसंद नहीं आती और जवाब देता है कि उनका साथ में बहुत पुराना रिश्ता है। वह कहता है कि वह बस छोटी बहन के साथ खेलने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया है। अब वह उसकी छोटी बहन को मिटा देगा। उसकी तलवार बदल जाती है, आंखें निकलते हुए और बड़े होते हुए। वह गुस्से में था कि वह सैया के मैंशन से भाग गई और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने फैसला किया है कि उसे खत्म करना होगा। एक पागलपन भरे चेहरे के साथ कीरा ऐलान करता है कि क्योंकि उसने उसे गुस्सा दिलाया वह उसके वजूद को ही मिटा देगा। गुस्से से भरा शिन मकोटो उस पर लपकता है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है। वह एक मुक्का मारता है, लेकिन हरूतो उसे आसानी से बचा लेता है। फिर मिनोरी अपने खंजर से हमला करती है। दुश्मन दोनों हमलों को रोक देता है, लेकिन शिन फिर से हमला करता है। हीरो देखता है कि उनका मिलकर किया गया हमला कीरा पर असर कर रहा था। मिनोरी अपने खंजर में बहुत ताकतवर जादू भर देती है और अपने निशाने की तरफ एक वार करती है। जैसे ही वह बचने की कोशिश करता है, हीरो उसके पीछे आ जाता है एक भरे हुए मुक्के के साथ। कीरा फिर से बच जाता है। देखते हुए कि हालत खतरनाक हो रही है, वह एक जादू करता है। उसकी तलवार में ताकत भर जाती है, जो दिखाता है कि वह भी एक बड़ा खतरा है। शिन तलवार के हमले से बचने के लिए भागना शुरू करता है, लेकिन उसका एक हाथ कट जाता है।
वह अपने कटे हुए हाथ को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी ठीक होने की ताकत काम नहीं कर रही। उसका खून बहने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। उसका शरीर भी हिल नहीं पाता। जब मिनोरी अपने भाई की मदद करने के लिए दौड़ती है, उस पर पीछे से हमला होता है, एक ताकतवर लात जो उसे हवा में उड़ा देती है और वह रास्ते में पेड़ों से टकराती हुई गिर जाती है। कीरा बताता है कि उसके पास वह तलवार है जो अमर लोगों को खत्म कर देती है, क्योंकि इसके जख्म कभी ठीक नहीं होते। उसने पहले जो भी खिलौने इस्तेमाल किए थे उनके जैसा नहीं, यह हथियार उन्हें सच में खत्म कर सकता है। किर्योशिन मायूसी में डूब जाता है और चिल्लाता है, लेकिन कीरा शांत रहता है और हंसता और अपनी तलवार उठाता है। उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए एक तेज वार करता है। उसका वार निशाने पर लगता है और खून की फुहार निकल जाती है। कीरा मुस्कुराता है, सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन उसने मिनोरी को काट दिया है, जो अपने भाई को बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी। एक पल में उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और शिन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह रोने लगता है, मिनोरी के बचे हुए हिस्से को अपनी बाहों में लेकर। उसके आखिरी शब्द उसका नाम होते हैं। मायूसी में वह उसे बचाने के लिए एक जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह पूरी तरह से परेशान होकर चिल्लाता है अपनी बहन को जागने के लिए, यह मानने से इनकार करता है कि यह अंत है। उसके आखिरी शब्द थे कि वह उससे प्यार करती है, और फिर कीरा उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इससे मकोटो कुछ भी नहीं कर पाता। हरुटो दी अपनी तरफ से कहता है कि उसे ऐसे जज्बाती पारिवारिक पल पसंद नहीं है। वह जानता था कि अगर वह मकोटो को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी बहन उसे बचाने आ जाएगी। पारिवारिक रिश्ते काम के होते हैं, क्योंकि हरुटो ने उनके बिल्कुल सही कदम का अंदाजा लगा लिया था। मकोटो अपनी बहन के शरीर से अलग हुए सर को देखता है और मुश्किल से रो भी पाता है। जब वे आजाद थे, उस वक्त की एक पुरानी याद उसके दिमाग में आती है। उसे याद आता है कि वह उसके लिए खाना बना रही थी और वे दोनों खुशी से खा रहे थे। मिनोरी कपड़े टांगती थी और कहती थी कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। वह उसे बताता था कि स्कूल का टाइम हो गया है और वे साथ जाएंगे। उसने बताया था कि योशिडा ने उसे एक्वेरियम में बुलाया है, और मकोटो को यह अजीब लगा क्योंकि उसने सोचा था कि उसे एक्वेरियम्स पसंद नहीं है। सच में वह योशिडा के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने भाई के साथ वक्त बिताए हुए काफी समय हो गया था। मकोटो अपने पार्ट टाइम काम में बिजी था, इसलिए उसने मिनोरी को साथ में एक्वेरियम जाने के लिए बुलाया। उसने मान लिया और उन्होंने वह वादा किया। याद बदल जाती है। जब वे गांव से गुजर रहे थे तो उनका सामना हरुटो कीरा से हुआ। उसने पूछा कि क्या वे किर्यू मकोटो और किर्यू मिनोरी हैं। हैरान होकर उन्होंने हाँ कहा। हरुटो ने बताया कि वह उन्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था और आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया था। उसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वह उनके शरीरों की वजह से उनके पास आया है। एक ही वार में उसने मकोटो को उसकी बहन के सामने आधा काट दिया। लड़की मायूसी में रोने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसके भाई का शरीर ठीक हो गया। हरुटो को ठीक होने की यह ताकत बहुत कमाल की लगी। मकोटो को खुद नहीं पता था कि उसके पास ऐसी ताकत है। इससे उसकी खबर देने वाले की बात सच साबित हुई। वे अमर थे। फिर उसने एक और वार किया, उन दोनों के सर काटकर उन्हें खत्म कर दिया। यह देखकर कि वे बार बार खत्म होने के बाद भी हमेशा ठीक हो जाते थे, वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे राक्षस भी हो सकते हैं। अमर लोगों के वंशज भाई बहन को अपनी तरफ से अपनी असली पहचान का कोई आइडिया नहीं था। उसने जल्दी से उन्हें फिर से मार दिया और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, उनके सरों पर पैर रखकर। उस पल से वे उसका खाना बन गए और उन पर अत्याचार शुरू हो गया, जो कभी नहीं रुका। हरुतो कीरा की तलवार से उन्हें सैकड़ों बार खत्म किया गया, जिसने उनके शरीरों का अच्छा इस्तेमाल करने का वादा किया था। वापस अब के समय में मकोटो बुरी तरह से रोता है। अपनी बहन को हमेशा के लिए खत्म होते हुए देखकर वह गुस्से में पागल हो जाता है। बहुत गुस्से से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद उसके शरीर से एक बहुत बड़ी लाल ताकत निकलती है और एक डरावना ऑरा उसे घेर लेता है। यह बदलाव हरुटो को हैरान कर देता है और उसकी डरावनी मौजूदगी से थोड़ा डरा भी देता है। वह मकोटो का नया रूप देखकर हैरान रह जाता है। सींगों वाला एक जानवर जैसा रूप। मकोटो उस पर हमला करता है, एक डरावनी दहाड़ मारता है और पहले कभी न देखी गई जादुई ताकत इकट्ठी करता है। उसकी दहाड़ से जमीन कांप जाती है और एक तेज हवा का झोंका हरुटो को उड़ा देता है। वह अपनी बहन पर एक जादू करता है, उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है। उसका शरीर ठीक हो जाता है और हरुटो को समझ नहीं आता, क्योंकि उसे यकीन था कि तलवार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह सोचता है कि यह कैसी ताकत थी और यह कैसा शरीर का बदलाव है। मकोटो के जाति बदलाव को देखकर हरुटो थोड़ा डरता है। ये एक अनोखी घटना थी और उसे नहीं पता था कि कौन सी चाल चली गई थी, लेकिन अब उसका निशाना भाई था। कीरा किर्यू मकोटो को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। जैसे ही वह वार करता है, मकोटो अपनी बहन के साथ गायब हो जाता है और उसके पीछे फिर से दिखाई देता है। वह मिनोरी के शरीर को धीरे से जमीन पर रखता है। हरुटो सोचता है कि मकोटो ने किसी तरह लड़ना सीख लिया है। अपने जानवर रूप में हीरो हमला करता है, उसे अपने पंजों से फाड़ने की कोशिश करता है। कीरा बच जाता है और वे ताकत और रफ्तार की टक्कर शुरू करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। हरुटो को गुस्सा आता है कि मकोटो अपनी बहन की मौत से इतनी ताकत तक पहुंच गया, जबकि उसे खुद मकोटो को सैकड़ों शायद हजारों बार खत्म करना पड़ा था ताकत बढ़ाने के लिए।
मकोतो एक तेज चीख मारता है और फिर से हमला करता है। कीरा अपनी मौजूदा हालत को मानने से इनकार करता है। उनके बीच ताकत की एक और टक्कर होती है और शुरू में कोई भी वार नहीं कर पाता, लेकिन मकोटो जल्दी ही कीरा को बहुत दूर फेंक देता है। उसे बहुत समय बाद पहली बार दर्द महसूस कराता है। वह मानता है कि किरयू पहला इंसान है जिसने उसे एक साथ इतना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन घमंड करने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ एक अमर का वंशज था और उसे हरा नहीं सकता था। हारुतो उस राक्षस मकोटो पर मुस्कुराता है जो वह बन गया है, जो बेइज्जती पर मुश्किल से ही कोई रिएक्शन देता है। फिर वे दोनों गहरी सांस लेते हैं और लगातार हमलों और बचाव की एक और सीरीज में लग जाते हैं। मकोतो एक काले बिजली के जादू को तैयार करता है और उसे कीरा पर छोड़ देता है। हारुतो बच जाता है और हालत पर और गुस्से में आ जाता है। वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करने के लिए, और मकोटो के कंधे पर एक कट लगता है। हमला उसके शरीर को लगभग 2 हिस्सों में काट देता है और हारुतो यह पक्का करना चाहता है कि वह मर जाए। वह उछलता है, तलवार को उसके शरीर में घुसाने के लिए नीचे की तरफ वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो पहले ही ठीक हो चुका है और एक जादुई दीवार बनाता है। हमले को रोकने के अलावा वह उछलता है और कीरा पर हमला करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा देता है। हारुतो के नीचे गिरने पर मकोटो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। कीरा को यकीन नहीं होता कि वह मरने वाला है और वह नहीं चाहता कि उसका अंत ऐसा हो। इसी बीच मिनोरी जाग जाती है, उस तलवार से वार होने के बाद भी जो ठीक होने की ताकत को खत्म कर देती है। वह अपने भाई को डर से पीछे हटते हुए देखती है। जब हारुतो भी एक आधा राक्षसी रूप में जागता है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसने सोचा था कि तलवार के वार से वो आधे में कट गई थी और सोचती है कि क्या हो रहा है और क्या वह डरावना जीव सच में उसका भाई है। फिर हारुतो अपने असली रूप में कहता है कि उसने सोचा था कि वह इसे कभी किसी को नहीं दिखाएगा। उसकी पीठ से पंख निकलते हैं और वह ऐलान करता है कि अमर जाति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नफरत से भरा वह आगे बढ़ता है एक बेरहम हमला करने के लिए। वह और मकोटो नारकीय ताकत से टकराते हैं जिससे बहुत ज्यादा ताकत निकलती है। उसकी बहन उन दोनों को आसमान में बहुत तेज लड़ते हुए देखती है, पूरी तरह से हैरान। कीरा एक राक्षसी चेहरे के साथ हमला करता है, अपनी तलवार का इस्तेमाल हीरो के खिलाफ करने की कोशिश करता है। मकोटो लेकिन तलवार की धार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और एक जादुई धमाका तैयार करता है जिसे वह अपने मुंह से छोड़ता है। हमला हारुतो पर सीधा लगता है, उसे जमीन से उड़ा देता है और बहुत दर्द देता है, लेकिन वह इसे सह लेता है और एक तलवार का वार करता है जो हीरो को जमीन पर पटक देता है। वह फिर से हमला करता है और एक और वार से उसे उड़ा देता है। मकोटो जमीन पर फिसलता हुआ रुकता है और फिर दुश्मन पर लपकता है, एक गहरी चीख मारता है। वह बायोकरन के नेता की गर्दन काट लेता है जिसे तेज दर्द होता है, लेकिन हारुतो इस हालत का फायदा उठाता है किरयू मकोटो का सर काटने के लिए। उसे लगता है कि उस तलवार से गर्दन कटने के बाद मकोटो का ठीक होना नामुमकिन होगा। वह पूछता है कि क्या अमर को आखिरकार मौत का असली एहसास हो रहा है। जोर से हंसते हुए वह अचानक रुक जाता है जब वह मकोटो के शरीर से एक जादुई घेरा बनते हुए देखता है। मकोटो का सर जल्दी से उसकी गर्दन से जुड़ जाता है और हारुतो जादू के ज्योमेट्रिक पैटर्न को देखता है। वह देखता है कि घेरा घड़ी जैसा बना हुआ है और समझता है कि मकोटो ने समय को पीछे करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। मकोटो और उसकी बहन की मौत का उल्टा होना कीरा को पूरी तरह से डरा देता है। हंसते हुए वह इसे नामुमकिन मानता है कि अमर उस टेक्निक को कई बार इस्तेमाल कर सके। कीरा अपनी तलवार निकालता है और वही वार करता है जिसने कभी नरक के डीमन किंग को खत्म किया था, लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार। मकोटो बदले में हमले का जवाब देने के लिए एक जादू तैयार करता है, अपनी तलवार में एक बैंगनी ताकत भर देता है। दोनों अपने सबसे ताकतवर हमले करते हैं, हर कोई दूसरे के वजूद को मिटाने की कोशिश करता है। अपनी बेहतर ताकत से कीरा मकोटो के हमले को दबोच लेता है, सोचता है कि वह जीत गया। उसकी तलवार हीरो की बहुत ज्यादा ताकत को काट देती है, जो टक्कर हार गया लगता है, लेकिन बिल्कुल इसी पल मिनोरी दिखाई देती है। अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए वह अपने भाई की पीठ पर हाथ रखती है और चिल्लाती है कि वे जीते। जब मकोटो मिनोरी का स्पर्श महसूस करता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह उसे शुक्रिया कहता है, बदला पूरा करने के लिए ताकत की एक नई लहर मिलती है। कीरा चिल्लाता है कि उसने उन्हें पहले भी सैकड़ों बार खत्म किया है और यह कुछ भी नहीं है। दावा करता है कि भाई बहन की किस्मत हमेशा उसके हाथों खत्म होना ही थी। मिनोरी जवाब देती है कि अगर उनकी किस्मत बार बार जिंदा होना है तो वह किस्मत अब बदलने वाली है, क्योंकि अब वे उसे वजूद से मिटा देंगे। उस पल मकोटो बहुत ज्यादा ताकत का एक जादुई धमाका करता है। वह तबाह करने वाला वार एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिल्ड के नेता पर सीधा लगता है। कुछ दिन बाद कीरा की मौत के साथ ब्याकारिन गिल्ड की जांच के नतीजे सामने आए। उनके सभी जुर्म लोगों के सामने आ गए और सच फैल गया। दूसरे हंटर्स ने कहा कि उस गिल्ड के सदस्य कितने अजीब और पागल थे। सबको साफ हो गया कि कीरा का असली रूप एक सच्चे इंसान का नहीं था। लोगों ने भाई बहन की कहानी पर हमदर्दी दिखाई, लेकिन बदले के नाम पर उन्होंने जो जुर्म किए थे वे गायब नहीं हुए। फिर भी उन्हें आजाद माना गया और अब वे सोच रहे थे कि उनका मकसद पूरा होने के बाद वे क्या करेंगे। मकोटो और उसकी बहन बात करते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन कुछ सोच नहीं पाते। अचानक वह खड़ा हो जाता है, उसे एक्वेरियम के बारे में किया गया वादा याद आता है। सुझाव देता है कि वे आखिरकार वहां जा सकते हैं।
मिनोरी जज्बात में रो पड़ती है और तुरंत मान जाती है। अब जब उनके पास पूरा समय था तो वे बहुत सी बातें करना चाहते थे। आखिरकार कई बार उन्हें लगा था कि वे किस्मत से दब जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साथ में उन्होंने शुरू से एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, चाहे कितनी भी बार करना पड़े।